This हम लोग conference will now be recorded. हिंदी रहेगा। तो आप कोशिश करिए हिंदी इंग्लिश मिला जुला करके अपनी बात कम्युनिकेट करने की। सबसे पहले मैं डॉक्टर अभय शुक्ला को पूना से यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद विनीत जी। मैं जैसा आपने कहा है प्रेजेंटेशन अपना शुरू करता हूं। मुझे लगभग 20 मिनट तो लगेंगे। आपको प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रहा है क्या? जी हाँ। हाँ ठीक है। तो वैसे आज का विषय है नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। सोशलाइज हेल्थ केयर और नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर ये सिमिलर तो है, लेकिन दे आर नॉट द सेम थिंग। और ये मेरे ख्याल से आगे में चर्चा में स्पष्ट होगा कि कोविड-19 का जो पूरा एपिडेमिक है, जो पैंडेमिक है, उस पूरी संदर्भ में हमें क्या सीखना है और कैसे पूरे हेल्थ सिस्टम के मामले में आगे बढ़ना है। आप जानते हैं इस तरह की खबरें आप रोज पढ़ रहे होंगे पूरे देश भर में। ये खबरें दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, अहमदाबाद से हैं, बेंगलोर से हैं, कोलकाता से हैं। देश के हर हिस्से में प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को हेल्थ केयर डिनाई की जा रही है और पब्लिक हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं पे लोगों को आवश्यक केयर नहीं मिल पा रही है कोविड और नॉन कोविड अलग अलग समस्याओं की वजह से। और ये सब हम आज अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं इस जो आज की परिस्थिति है उसके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए इस सवाल पे हम लोग थोड़ा सोचें और बात करें कि व्हाई हैज आवर हेल्थ सिस्टम लैंडेड इन दिस सिचुएशन। हमारी पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इस परिस्थिति में क्यों पहुंच गई आज कि हम अपने लोगों को, सामान्य लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसके बिना बहुत से लोगों की मौत हो रही है, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए ताकि इस देश का कोई भी इंसान आने वाले समय में इस तरह की परिस्थिति से पीड़ित ना हो और इस तरह की परिस्थिति दोबारा हमारे सामने ना आए। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो खुद ही बीमार है, जैसा आपको शायद सबको पता है। और ये क्या बीमारियां हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक तरफ जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें स्टाफ कम है। काफी जगह पे जो टेस्टिंग और अलग अलग और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है वो उस हद तक नहीं किए जा पा रहे हैं जितना कि आवश्यक है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है। और ये एक तरफ परिस्थिति है। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पे कोई भी रेगुलेशन ना होने की वजह से, खास तौर से कॉर्पोरेट और बड़े प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी प्रॉफिटेरिंग काफी जगह चल रहा है। 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए प्रतिदिन कोविड के मरीजों से चार्ज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो छोटे क्लिनिक्स हैं और इंडिविजुअल डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर तमाम तरह से दबाव है। एक तरफ समाज का दबाव है, दूसरी तरफ कोविड केयर देना बहुत आसान काम नहीं है, तो उनके ऊपर भी तमाम तरह के प्रेशर से वो जूझ रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री इस पूरी परिस्थिति में अपने प्रॉफिटियरिंग का उसका जो भी इतिहास रहा है वो वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड की दवाई क्या निकलेगी, कोविड का वैक्सीन क्या निकलेगा, ये बहुत बड़ा मल्टीनेशनल फार्मा और वैक्सीन कंपनीज के लिए एक बड़ा प्रलोभन है। और प्राइवेट लैब्स भी इस पूरे धंधे में अपने तरीके से जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच में जनता के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, लोगों की भागीदारी और सामाजिक संस्थाओं संगठनों की भागीदारी ये बहुत वीक दिखाई पड़ रही है। अधिकतर जो सरकारें हैं वो एक हाइपर सेंट्रलाइज्ड मोड में काम कर रही हैं। सरकार सारे निर्णय ले रही है, लोगों को शायद जानकारी भी नहीं दे रही है बहुत सी जगहों में। केरला जो है इस मामले में एक अपवाद है, एक पॉजिटिव एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी अधिकतर राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे खासतौर से ऐसी हमको एक परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। तो ये हमारी बीमारी के डायग्नोसिस के कुछ हिस्से हैं। अब आइए हम देखें कि हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे हैं। आज हमारे देश में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था में 2 प्रकार का लॉजिक चल रहा है। एक है जो हावी है और वो है प्रॉफिट लॉजिक, या उसको आप कैपिटलिस्ट लॉजिक भी कह सकते हैं, जिसका ये मानना है कि स्वास्थ्य ये खरीदने और बेचने की, स्वास्थ्य सेवाएं ये खरीदने और बेचने की वस्तु हैं, इन्हें बाजार में बेचा जाएगा। जो जिसके पास पैसा होगा वो हेल्थ केयर खरीदेगा
जिसके पास ज्यादा हेल्थ केयर पैसा होगा वो ज्यादा हेल्थ केयर खरीदेगा, जिसके पास नहीं पैसा होगा वो हेल्थ केयर नहीं खरीद पाएगा। और ये एक प्रॉफिट लॉजिक हावी है। लेकिन इसके खिलाफ एक और लॉजिक भी है और वो सोशल लॉजिक है, जिसका मानना है कि स्वास्थ्य एक बुनियादी अधिकार है, एक मानवीय अधिकार है और स्वास्थ्य सेवाएं सभी को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं एक अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। ये भी एक लॉजिक है जो कि कुछ हद तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम में प्रतिलिखित होता है, लेकिन वहां पे भी ये लॉजिक आज वीक हो चुका है और प्राइवेट सेक्टर में तो लगभग नहीं ये लागू होता है। तो ये छोटा पहलवान जो है ये जूझ रहा है, लेकिन इसको बहुत मदद की जरूरत है अगर बड़े पहलवान को उसको अगर शिकस्त करना है। आइए हम देखेंगे आगे कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले तो थोड़ा इतिहास में हमें जाना होगा कि 1970 के दशक तक हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी थी। पब्लिक हेल्थ सिस्टम ये डोमिनेंट था। प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में अधिकतर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स थे, इंडिविजुअल डॉक्टर्स थे, लेकिन उनके क्लिनिक्स थे, लेकिन अधिकतर जो अस्पताल हुआ करते थे वो या तो पब्लिक अस्पताल होते थे या बड़े कुछ चैरिटेबल और मिशन अस्पताल होते थे। ये 1970 की स्थिति थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में स्थिति लगातार बदल चुकी है। आज जो अरब था, जो तंबू के अंदर था, वो बाहर हो चुका है और तंबू के अंदर ऊंट जो पर प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का है वो वहां पे जाके काबिज हो गया है। और आज कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन रेगुलेट कर रहा है पूरे हेल्थ सिस्टम को, ये एक बड़ा सवाल तैयार हो चुका है। और अगर हम देखें ये कैसे बदला हुआ है 80 के दशक में, अगर ये जो चार्ट है ये हॉस्पिटलाइजेशन केयर लोग कहाँ से लिया करते थे। ग्रीन जो बार है वो है परसेंटेजेस पब्लिक हेल्थ सिस्टम के, और जो नारंगी कलर का बार है वो है प्राइवेट सेक्टर का। तो आप देखिए कि 1980 के दशक में 60% लोग जब अस्पताल जाते थे तो पब्लिक अस्पताल जाते थे और 40% लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते थे। यानी कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम ये डोमिनेंट फॉर्म था, यद्यपि उस समय भी प्राइवेट सेक्टर था। और 10 साल के अंदर लगभग ये परिस्थिति उल्टी हो गई और अभी भी परिस्थिति इसी प्रकार की है कि 40% लोग पब्लिक अस्पतालों में जाते हैं और 60% लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है ये है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, जिससे हम सब परिचित हैं। और ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इसके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है कि हम स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च करते हैं, और हम उस पर अभी आगे आएंगे। लेकिन यहाँ हमें एक ये जानना जरूरी है कि कमजोर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और हावी जो प्राइवेट सेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होती है, जब आवश्यक रूप से फंड्स नहीं दिए जाते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के लिए, तो वो कमजोर होते हैं। और उसी कमजोरी के साथ साथ जो स्पेस तैयार होती है, क्योंकि लोगों को सेवाएं पर्याप्त नहीं मिल पाती सरकारी अस्पतालों में, तो लोग फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ प्रवृत्त होते हैं और उसको अगर रेगुलेट ना किया गया तो वो लगातार बढ़ता जाता है और उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। आइए हम देखें कि हमारे इस दुनिया में अलग अलग जो देश हैं जिनको हम एक तरीके से विकसनशील देश कह सकते हैं, वहां हर साल सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कितना खर्च करती है। तो क्यूबा में ये लगभग $900 है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, चाइना, मलेशिया यहाँ पे करीब $200 से $400 के बीच में है। इसके बाद फिर मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, इन देशों में, यहाँ वियतनाम, इंडोनेशिया करीब $50 से $200 के बीच में है। हिंदुस्तान जो है यहाँ पे सिर्फ $19 है ये अमाउंट। आप सोच सकते हैं कि ये किसी भी आंकड़े से और किसी भी क्राइटेरिया से बहुत ही कम है। साउथ ईस्ट एशिया का जो एवरेज है, जिसमें हिंदुस्तान जैसे ही और देश हैं, वहाँ $120 है। अफ्रीका का एवरेज $60 है। और हम जो अपने को एक जागतिक महासत्ता के रूप में मानते हैं, यहाँ हम सिर्फ $19 खर्च करते हैं साल भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर हमारी सरकार। तो ये जब स्थिति होगी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। अब इसमें भी अगर हम भारत के अंदर अलग अलग राज्यों की स्थिति देखें तो वहां पे भी हमें दिखाई पड़ेगा कि काफी अलग अलग स्थितियां हैं। तो कुछ राज्य हैं जैसे गोवा, मिजोरम, हिमाचल, दिल्ली, ये 3,000 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा खर्च करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये स्थिति लगभग थोड़ी बेहतर है। ऑल इंडिया का एवरेज है 1765 रुपए। और कुछ जो धनी राज्य हैं, हरियाणा, गुजरात, विकसित गुजरात, कर्नाटका, पंजाब और महाराष्ट्र, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स, यहाँ पे नेशनल एवरेज से भी कम
महाराष्ट्र में तो 1266 रुपए, यानी कि दिन में 3.5 रुपए सिर्फ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करती है एक व्यक्ति के ऊपर। 3.5 रुपए में क्या मिलेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये जब इतनी ऐसी एक विविधता की परिस्थिति है या विषमता भी कह सकते हैं, तो जिन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर सरकारें बहुत कम खर्च कर रही हैं वहां प्राइवेटाइजेशन ये स्वाभाविक है कि वहां पे ज्यादा होगा। और ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वही राज्य हैं, गोवा, मिजोरम, हिमाचल, दिल्ली। वहां पे हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन पब्लिक सेक्टर में जो है वो ग्रीन कलर में है और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो पिंक कलर में है। आप देख सकते हैं कि 60% से ऊपर मिजोरम और हिमाचल में तो लगभग 80% लोग पब्लिक अस्पतालों में जाते हैं। ये आज की परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर खर्च वहां की सरकारें कर रही हैं 3000 से 6000 रुपए प्रति व्यक्ति पर प्रति वर्ष के हिसाब से। राष्ट्रीय जो औसत है वो आपने देख ही रहे हैं कि 42% लोग पब्लिक अस्पतालों में, 58% लोग प्राइवेट अस्पतालों में। और ये जो विकसित राज्य है, मैंने जानबूझ के तथाकथित विकसित राज्य लिए हैं जहां पे आज आपको कोविड की सबसे ज्यादा उसका परिणाम इनमें से कई राज्यों में दिख रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में। तो यहाँ आप देखिए कम पैसा क्योंकि खर्च हो रहा है इसलिए प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको हमने अलाउ किया है, हमने इसको अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ने दिया है, ये मार्केट ड्रिवन या मार्केटाइज्ड जो हेल्थ केयर है इसकी वजह से 5.5 करोड़ भारतीय हर साल ये गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिए जाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं ले पाते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि एक बार सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन में जाने के लिए एक इलाज कराने के लिए लगभग 32,000 रुपए खर्च होते हैं। ये सिर्फ एवरेज है, एक्चुअल अमाउंट तो इससे कहीं ज्यादा भी होता है बहुत से केसेस में। और ये अगर कोई एक परिवार नरेगा में उनका एक व्यक्ति काम कर रहा है तो पूरे 5 महीने की आमदनी सिर्फ एक अस्पताल के एपिसोड पे खर्च हो जाती है। और एवरेज जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है ये तिगुनी हो चुकी है 10 सालों में। और इसके साथ साथ सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स के बीच में भी एक असंतोष है कुछ हद तक, कम से कम कुछ डॉक्टरों के बीच में। डॉक्टर अरुण मित्रा और डॉक्टर और भी कई यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो कि शायद इससे सहमत होंगे। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि हमने डॉक्टरों के भी इंटरव्यूज जब लिए, डिसेंटिंग डायग्नोसिस नाम की किताब जिसके आधार पे छपी है, तो वहाँ 78 डॉक्टरों ने भी बोला कि ये बड़े स्तर पे इरैशनल केयर, अनावश्यक जांचें, अनावश्यक इलाज, अनावश्यक सर्जरीज और अलग अलग प्रकार के और मैल प्रैक्टिसेस आज प्राइवेट सेक्टर में हावी हो चुके हैं या बहुत बड़े स्तर पे आ चुके हैं। ये इसके साथ में इसके पीछे और हमें जाना होगा कि ये स्थिति क्यों पहुंची है, हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं। बड़े स्तर पे बहुराष्ट्रीय पूंजी पिछले खास तौर से 5 से 10 साल में हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों में प्रवेश कर चुकी है। जिन अस्पतालों को आप सोचते हैं कि ये भारतीय चेन है वो एक्चुअली अभी भारतीय नहीं रह गए हैं। हाँ, जिनको आप शायद सोचते होंगे कि चलो चीनी माल का बहिष्कार किया जाए और भारतीय अस्पताल में जाए, तो ये सारे के सारे जो है फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो, मेदांता, नारायणा, ये सब फॉरेन कंट्रोल्ड हैं या इसमें बड़े स्तर पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हावी हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कैपिटल जब पेनिट्रेट करता है हेल्थ केयर में तो फिर वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ये उसका एकमात्र ध्येय होता है। और ये जागतिक जो पूंजी है ये फिर भयंकर प्रॉफिट्स कमाते हैं और ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं लोगों की जेब से कमाए जाते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल सेक्टर में हिंदुस्तान में 2001 से लेकर 2014 तक के पीरियड में 100 गुना से भी ऊपर बढ़ी है। 2001-2 में सिर्फ 31 करोड़ था और 2013-14 में बढ़ के ऑलमोस्ट 4000 करोड़ ये बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब जाते हैं अस्पताल में तो देखते हैं कि बिल काफी ज्यादा आया है, लेकिन उसके पीछे फाइनेंशियलाइजेशन और मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर रही हैं उसका हाथ है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट जैसे काम करने वाले हॉस्पिटल्स का बड़े स्तर पर हावी होना, जिसकी वजह से छोटे और जो सिर्फ एक या दो डॉक्टर मिलके चलाते थे ऐसे छोटे नर्सिंग होम, छोटे हॉस्पिटल, ये बंद होते जा रहे हैं। डॉक्टरों की भी जो खुद की निर्णय लेने की क्षमता है वो भी उसके ऊपर
एक प्रकार के बंधन आ रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डॉक्टरों को भी टारगेट देते हैं कि आपको इतनी एंजियोप्लास्टी करनी है, इतने एडमिशंस करने हैं, इतने प्रोसीजर्स करने हैं। और उसके साथ में जिनको हम चैरिटेबल के नाम से पहचानते थे, जो शायद किसी समय में रहे भी होंगे, लेकिन आज वो नाम के लिए चैरिटेबल रह गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अस्पताल वो भी कॉर्पोरेट जैसे ही काम करने लगे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की वजह से सामान्य लोग और स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर सभी के ऊपर उसका बुरा परिणाम हो रहा है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज डॉक्टरों के ऊपर भी एक ऐसी स्थिति की, जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, इनके भी बीच में एक असंतोष है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, नॉट ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लेकिन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में भी। अगर आपको अपना अस्पताल बनाना है किसी शहर में, तो वहाँ पे जमीन की और बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। टेक्नोलॉजीज लगातार नए नए आ रहे हैं, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो काफी बढ़ चुके हैं बड़े शहरों में। और इस सब के बीच में डॉक्टर कहीं ना कहीं वो भी बीच में फंसे हुए हैं। अगर वो कॉर्पोरेट डॉक्टर बन गए हैं तो वो फिर अलग स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन जो सामान्य फ्रंटलाइन डॉक्टर है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हमें हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच, यानी कि अलग अलग इसमें स्तर हैं, अलग अलग इसमें सेक्शंस हैं। कॉर्पोरेट अस्पताल एक तरफ है, जिनका पूरा ध्येय सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। बड़े प्राइवेट अस्पताल भी लगभग उसी कैटेगरी में है। फिर बीच में हमें मध्यम और छोटे अस्पताल दिखते हैं, कुछ हद तक जो जेन्युइनली चैरिटेबल हैं, ऐसे भी एनजीओ रन या लेस फॉर प्रॉफिट ऐसे कुछ कुछ हमें सेटअप्स दिखाई पड़ते हैं। इंडिविजुअल डॉक्टर्स हैं, तो जहाँ पे कि जो एक तरफ उनको बाजार में टिके भी रहना है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के साथ भी उनका कुछ किसी हद तक जुड़ाव रहता है, इसलिए वो एक बीच की स्थिति में फंसे हुए हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, इसमें हम देखें कि सिर्फ अस्पताल नहीं, लेकिन और भी कुछ बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। और जैसा आप जानते हैं, अच्छा काम करने के लिए टीम लगती है और बुरा काम करने के लिए गैंग लगता है। तो ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में गैंग क्या है, इसमें एक बड़ी ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि हर प्रकार की दवाइयां, कुछ सही कुछ गलत कुछ वैज्ञानिक रूप से योग्य और कुछ अयोग्य और अनावश्यक ऐसी दवाइयों का लगातार प्रमोशन डॉक्टर्स के साथ करती है। मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और तमाम अलग प्रकार के लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स, तो ये भी लगातार जो है अपने माल बेचने में लगे हैं। और जब एक अस्पताल में एमआरआई स्कैनर लग जाता है, तो फिर ये उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसकी कॉस्ट निकालने के लिए अधिक से अधिक पेशेंट्स के ऊपर एमआरआई स्कैन किया जाए, चाहे उसकी जरूरत हो या कभी कभी जरूरत ना भी हो। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इसी गैंग में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे बड़े स्तर पे जो फीस तो नहीं बल्कि डोनेशन के नाम से जो भी चार्जेस लिए जाते हैं, उससे जो उन मेडिकल कॉलेजेस में से निकलने वाले डॉक्टर्स, वो फिर अपने उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और उससे हेल्थ केयर की कीमतें और बढ़ जाती हैं। और हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स की भी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की भी स्थिति कोई बहुत अलग नहीं है। इन सब को मिलाकर के प्राइवेट अस्पताल और ये बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इनको मिलाकर हम मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और ये पुश कर रहा है कमर्शियलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर को। इस परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है? डॉक्टर अभय, हाँ, you have to wind it up in few more minutes, okay? ओके। आप अपना थोड़ा सा जल्दी कर जी, शुक्रिया। ओके। हाँ, इस परिस्थिति में सरकारें क्या कर रही हैं आप लोगों को पता है। बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है। तो चलिए हम इस पे आते हैं कि भी करना क्या है। हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में क्या करने की जरूरत है। अर्जेंटली हमें कोविड-19 की सिचुएशन में ये देखना है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए जो आवश्यक रिसोर्सेज हैं वो दिए जाए, बड़े स्तर पे स्टाफ को इन्वॉल्व किया जाए। प्राइवेट अस्पताल जो हैं उनका बड़े स्तर पे हमें पब्लिक टेक ओवर भी करना पड़ेगा, कम से कम काफी सारे अस्पतालों का और बेड्स का, ताकि कोविड केयर और क्रिटिकल नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं उनकी जो केयर है वो उन्हें मुफ्त में मिल सके। और जिसके लिए सरकार को इनसे पब्लिक परचेजिंग ऑफ हेल्थ केयर एट स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स ऐसा करना पड़ेगा, ताकि अस्पताल
लोगों को फ्री केयर ये दे सकें। और इसके अलावा सारे के सारे प्राइवेट अस्पतालों में जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर रेट्स को कैप किया जाना चाहिए, जो वर्केबल रेट्स हो, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रॉफिटियरिंग जिसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसके अलावा हेल्थ केयर स्टाफ के मुद्दे और इन सारी चीजों को हमें देखना होगा। और इसके साथ साथ में हमें सिविल सोसाइटी के तौर पे अलग अलग संगठनों को और अलग अलग जो भी संस्थाएं, संगठन और जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं, हमें भी आज की स्थिति में लोगों की सक्रिय रूप से लोगों को जानकारी देना, उनकी मदद करना, अलग अलग प्रकार के हेल्थ केयर को प्राप्त करने के लिए। और जहां पे हेल्थ केयर का डिनायल हो रहे हैं या वायलेशंस हो रहे हैं, उनको भी हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी हाल में एक समिति बनाई है कोविड की परिस्थिति में ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को जांचने के लिए। मैं उस कमेटी का सदस्य हूँ। यहाँ आप इस कमेटी में भी इस प्रकार के मुद्दे भेज सकते हैं। और हमें अब बड़े स्तर पे ब्रॉडर कोलिशंस भी बनाने की जरूरत है, जिसमें कि और इसके अलावा फिर हमको कोविड की जैसी ये जो परिस्थिति है, सिर्फ टेम्पररी मेजर्स नहीं चाहिए, हमें इसके आगे बढ़ना है और हमें एक पूरे हेल्थ सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का एक एजेंडा लेके आगे बढ़ना है, जिसके लिए एक बड़ा पब्लिक कैंपेन उठाना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर होने वाला जो पब्लिक का खर्च है वो 2 से 3 गुना हमें बढ़ाना होगा। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का बड़े स्तर पे एक्सपेंशन करना होगा, स्टाफ को डबल करना होगा, रेगुलराइज करना होगा और पूरे प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का लीगल रेगुलेशन करना होगा। जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही हैं, इसके बजाय हमें पब्लिकली ऑर्गेनाइज्ड परचेजिंग ऑफ प्राइवेट केयर की एक सिस्टम को खड़ा करना होगा। और ये सारी की सारी जो सिस्टम है, इसे हमें अकाउंटेबल बनाने के लिए लोगों की देखरेख के तहत इसे काम करना होगा। और एक सिस्टम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सारे राज्यों में और देश के स्तर पे एक राइट टू हेल्थ केयर को मान्यता देना, राज्यों के स्तर पे और देश के स्तर पे, इसमें हमें आगे बढ़ना होगा। तो मैं अंत में ये थोड़ा सा रखना चाहूंगा कि नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इसमें काफी कुछ समानताएं हैं जो कि आप सब जानते हैं, इसलिए इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हेल्थ केयर ये पब्लिक गुड होना चाहिए, हर प्रकार की जो प्रॉफिटियरिंग है वो बंद होनी चाहिए, और ये क्रय वस्तु ना होते हुए, कमोडिटी ना होते हुए हेल्थ केयर जो है ये सभी को एक अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। ये समान बातें हैं। लेकिन सोशलाइजेशन जो है वो नेशनलाइजेशन से आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम है, ऐसा हमारे में से काफी सारे लोगों का मानना है। क्योंकि हम आज की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें भी तमाम समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, वेस्टेज, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कामकाज के तरीके। सिर्फ स्टेट को हम उठा के सारे के सारे रिसोर्सेज दे दें बिना उसमें कोई बदलाव किए तो वो बहुत बेहतर नहीं होगा। जो आखिरी बड़ा नेशनलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का हुआ था हिंदुस्तान में, वो 50 साल पहले हुआ था, जिसमें 14 बैंकें शामिल थी। आज हम हेल्थ केयर में 10 लाख प्राइवेट क्लिनिक और अस्पतालों की बात कर रहे हैं, और एक बहुत ही अलग सिनेरियो में, वो एक नहीं है, इसमें फर्क है, हमें ये ध्यान में रखना होगा। प्राइवेट हेल्थ केयर में भी बड़े इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और कॉर्पोरेट अस्पताल एक तरफ, छोटे प्रोवाइडर्स दूसरी तरफ। इसे हमें ध्यान में रख के अपना एजेंडा सोशलाइजेशन की तरफ मोड़ना होगा, और हमें क्राइटेरिया डिफाइन करने चाहिए कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल, उसमें रेट कंट्रोल, रैशनल केयर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी ऑफ केयर, मरीजों के अधिकार, ये सारे सुनिश्चित अगर वो करेंगे तो फिर उन्हें इस सिस्टम के तहत लाया जाएगा। और लेकिन जो इस सिस्टम के तहत नहीं आएंगे, या तो उन्हें गवर्नमेंट टेक ओवर करे या उनको बहुत बड़े स्तर पे टैक्स करे, ताकि वो फिर उनकी संख्या बहुत सीमित रहेगी और अधिकतर प्राइवेट प्रोवाइडर्स इस सिस्टम में आ जाएंगे। और उसको सोशल अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टिसिपेशन, जैसा कि हम केरल का मॉडल देख रहे हैं, जहाँ पे कि कुछ हद तक कम से कम कोविड की पूरी एपिडेमिक को कंट्रोल किया जा सका, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे डिसेंट्रलाइजेशन था। नेशन स्टेट को अगर हम सिर्फ नेशनलाइजेशन के तहत देखेंगे तो शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा। सोशलाइजेशन में हम पॉपुलर कंट्रोल, सोशल पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के भी एलिमेंट्स को शामिल करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय सिर्फ नेशनलाइजेशन की बात करने का। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें सबको मिल करके, भले ही हम आज नेशनलाइजेशन की बात करें या सोशलाइजेशन और यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करें, हमें मिलकर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जिसमें कि हेल्थ केयर ये एक पब्लिक गुड बने, सबके लिए मिलने वाला एक अधिकार बने। और कोविड के पहले ये परिस्थिति थी जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, प्रॉफिट लॉजिक हावी था और सोशल लॉजिक ये
मतलब उसको चुनौती तो दे रहा था, लेकिन हावी नहीं था हमारे पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था में। सो कोविड के बाद की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सोशल लॉजिक ये पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था में ये प्रधान होगी, ये हावी होगी, और सभी को स्वास्थ्य का अधिकार मिलने के लिए ये काम करेगी, और प्रॉफिट लॉजिक जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। और हमें सिर्फ जो पुराना नॉर्मल था उसमें नहीं जाना है, क्योंकि नॉर्मल में भी काफी समस्या थी। हमें अब उससे आगे बढ़ना है, स्वास्थ्य के अधिकार की ओर, स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार की तरफ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहूंगा कि आप अपना ये प्रेजेंटेशन अगर हमें मेल पर भेज दें तो, और बाकी सारे जो यहाँ पर लोग हैं अगर वो अपना मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है वो, और ईमेल आईडी अपना इनबॉक्स में, जो ऊपर आपको बोला दिख रहा है उसमें इनबॉक्स में डाल देते हैं, तो हम अभय का ये प्रेजेंटेशन आप सबको पहुंचा पाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है। हमारी एक साथी ने सवाल भी किया है कि ये परिस्थिति बने कैसे। ये मुख्य समस्या तो ये है कि हम लोगों को कैसे साथ में लेकर के आए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस विश्लेषण के साथ लोगों के बीच में जाएंगे तो ये हमें मददगार रहेगी, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी, और क्योंकि इसमें लोगों का खुद का भला है इसलिए वो मुमकिन है कि हमारे साथ आएंगे। क्या माया है हमारे साथ? डॉक्टर माया वालेचा? अभी मुझे उनका फोन आया था कि उनके यहाँ पर बिजली चली गई तो उनका कनेक्शन कट हो गया था। अगर वो नहीं है तो मैं चाहूंगा कि पहले डॉक्टर अरुण मित्रा अपनी बात रख दें, ताकि फिर हम लोग जब तक माया हमसे जुड़ जाएंगी। तो डॉक्टर अरुण मित्रा, जैसा आपने परिचय में देखा था, इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स हु वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो नेपाल हो, चाहे हमारे आसपास के मुल्क हो, चाहे हमारे देश के भीतर की जगह हो, जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसे पीस के लिए, शांति के लिए, दंगों के वक्त में और या किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त में डॉक्टर्स ने जो मिलकर के अपनी कोशिशें की हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर अरुण मित्रा बिलोंग करते हैं। वो लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल भी आ रहे हैं, मैं सबको इकट्ठा करके अंत में जब डॉक्टर माया वालेचा भी अपना वो रख देंगी उसके बाद में हम वापस आपके सवालों की तरफ आएंगे। डॉक्टर अरुण मित्रा प्लीज। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर मित्रा, पहले अनम्यूट कर लें। डॉक्टर मित्रा ये जो माइक का निशान, हाँ ठीक है हो गया। धन्यवाद विनीत। डॉक्टर अभय शुक्ला ने बड़े अच्छे ढंग से आज के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। मैं अपनी बात, क्योंकि इस वक्त जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के साथियों से बात हो रही है, जो कि सारे सामाजिक तौर पे एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसलिए क्या करने की आवश्यकता है इस समय, कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे लीड लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कोविड-19 के दौरान एक जो परिवर्तन हुआ है कि जो मध्यम वर्ग है, जो अभी तक बिल्कुल कॉरपोरेट अस्पताल की बोली बोलता था और पब्लिक सेक्टर के खिलाफ बात करता रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हक में बोलता रहा है, अब उसमें थोड़ा परिवर्तन। उसका कारण है कि उसने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में खर्चा इलाज के लिए कितना ज्यादा है और एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उस खर्चे को कर पाना संभव नहीं। हालांकि अभी भी वो इस बात को तो कहते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ये बड़ा कमजोर है, वहाँ पर अच्छी तरह हमारी देखभाल नहीं की जाती, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझते हैं कि वो प्राइवेट क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं कोविड के इलाज के लिए। जैसे अभय ने बताया कि कई जगह पे 1-1 लाख रुपए रोज का खर्चा। अब अगर आप 10 दिन के लिए दाखिल हैं तो 10 लाख रुपए कम से कम आपका खर्चा हो गया, जो कि संभव नहीं है एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसलिए अब ये समय है कि हम
कोविड की बात करें, इसके बारे में कि इस समय क्या किया जाए, और साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है आने वाले समय में कि हर व्यक्ति को सही ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि जब पिछले चुनाव हुए हैं, संसदीय चुनाव, तो हमने इसी बात को लेके पंजाब में और हरियाणा में कई जगह पे सेमिनार किए, विचार गोष्ठियां की, लोगों में गए, लोगों से बातचीत की कि अगर इसको जब तक हम इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाएंगे, बदकिस्मती ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं, समाज में आम चर्चा का भी मुद्दा नहीं बनती। समाज में इतना की चर्चा का मुद्दा बनती है कि डॉक्टर लूट रहे हैं, इसके आगे के डॉक्टर लूट रहे हैं ये अलग एक विषय है, लेकिन सभी डॉक्टर तो नहीं लूट रहे ना। जैसे है कि इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, इतना महंगा एक हेल्थ केयर सेटअप करना है, तो उसमें एक जो छोटा सेक्टर है वो तो खुद लूट रहा है, वो बिल्कुल बराबर के चलता है, उसकी जो अपनी रोजी रोटी है, अगर आप जाएंगे तो वो बराबर चलती है। चंद डॉक्टरों को छोड़ के बाकी सब हैंड टू माउथ जिसको हम कहते हैं कि उस स्थिति में डॉक्टर रह रहे हैं, और उन पे प्रेशर बहुत है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अस्पताल में भी मतलब डॉक्टर पे तो प्रेशर बहुत है, वो जो कमाई जो कर रहा है कॉर्पोरेट अस्पताल कर रहा है, डॉक्टर एक लिमिट तक कर रहा है, उसमें डॉक्टर भी बहुत कमाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर पे प्रेशर बहुत है। अभी इस स्थिति में जो पिछले चुनाव हुए, हमने लोगों से जाके बात की तो लोगों में काफी अच्छा रिस्पांस था, लेकिन फिर भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनता, अभी तक तो नहीं बना है। जैसे अमेरिका में जब ओबामा ने इलेक्शन लड़ी तो ओबामा केयर, हेल्थ केयर एक मुद्दा बना। इंग्लैंड में जब इलेक्शन होती है तो होता है कि जो सरकार नेशनल हेल्थ सर्विसेज को गिराने की बात करे, खत्म करने की बात करेगी, वो सत्ता में दोबारा नहीं आएगी, लेकिन यहाँ नहीं है। इसलिए हमें एक राजनीतिक दल के तौर पे हमें ये चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है कि हम इसको एक चुनावी मुद्दा, एक आम जनता के जो मुद्दा बनाया जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दवाइयाँ हैं ये एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, और लगभग जो हमारी जेब से इलाज का खर्च होता है उसमें ज्यादातर खर्चा 67% के करीब कहते हैं कि वो दवाइयों पर हो रहा है, या जो उपकरण लगते हैं हमारे शरीर में लगते हैं उन सबको मिला के ड्रग्स पे होता है। अब ये बहुत ज्यादा खर्चा, अब ये जो हमारी जेब से होता है, अगर इनकी कीमतों पे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए हम मांग कर सकते हैं। हमने अपनी संस्था की तरफ से और अलायंस ऑफ डॉक्टर फॉर एथिकल हेल्थ केयर, जिसमें अभय शुक्ला, मैं और हम काफी लोग उसके सदस्य हैं, हमने इस बात पे कोशिश की कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसको जाके हमने अपनी बात कही कि आपकी अपनी कमेटियां ही कह रही हैं कि इन पे 35% के करीब मुनाफा हो दवाइयों पे, लेकिन उसी कमेटी ही वही कह रही है कि 5000% तक मुनाफा है कई दवाइयों पे, इस पे रोक लगाई जाए। हमने ये बात उनसे कही, और फिर कोरोनरी स्टेंट्स के बारे में कीमतें कम करवाने में हम आईडीपीडी की तरफ से, साथ में पंजाब मेडिकल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे, हमने जाके उसमें कोशिश की और वो भी कम हुई। इसमें और भी कई जो संस्थाएं जो इस पे ड्रग्स की कीमतों के बारे में बात करती हैं वो लगी। अब ये हमने लोगों में लेके गए पंजाब में, जैसे हमने कई सेमिनार किए तो लोगों में काफी इसमें प्रभाव गया। लेकिन ये एक है कि एक चीज का कम हो गया, लेकिन इसमें नीतिगत परिवर्तन क्या है कि सरकारी अपनी कमेटियों की ही रिपोर्टें हैं, ट्रेड मार्जिन पे, इस पे जो दवाइयों पे कितना मुनाफा हो इसके बारे में कमेटियों की रिपोर्टें हैं, वो अभी तक लागू नहीं की गई। वो रिपोर्टें आए हुए भी 5-5 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं किया गया। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस है कि वो कैसे प्रैक्टिस करें, और वो डॉक्टर्स को जो जो बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, महंगे गिफ्ट, वो ना लें। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी ये नियम है उनकी तरफ से भी कि भी डॉक्टर गिफ्ट ना लें। अब इन सबको, मैं पंजाब मेडिकल काउंसिल में रहा हूँ सदस्य, उस वक्त जिन डॉक्टरों ने बड़े बड़े गिफ्ट लिए हमने उनको नोटिस जारी किए, कईयों पे कार्रवाई भी की, लेकिन जब अब हमारी टर्म खत्म होगी तो बाद में फिर वो खत्म हो गया सब कुछ। तो इसके लिए हमें लगातार कोशिश करने की जरूरत है, और एक जो राजनीतिक दल है वो इसमें भूमिका निभा सकता है कि दवाइयों की कीमत का, इससे हम लोगों को साथ ले सकते हैं। मैं इसलिए इस बात में सबसे पहले मैं अपना ये जो कह रहा हूँ कि दवाई की जो कीमत है आज लोगों को बहुत परेशान करती है।
अभी इस दौरान में हमने कोविड में देखा है कि किस ढंग से लोग भूखे पेट सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक जो पैदल चल के गए। अब इससे जो संवेदना लोगों में आई है कि ये, एक तो ये लोग भूखे हैं और दूसरा ये लोग पुलिस द्वारा पिट भी रहे हैं, इनकी क्या हालत है, इसके बारे में लोगों में संवेदना आई। अब इस संवेदना को हमें प्रयोग करना चाहिए और हमें ये मांग करनी चाहिए कि लोगों की खुराक का जो खाद्य सुरक्षा है, जो खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में बना था, उस कानून को सख्ती से लागू हो और हर एक व्यक्ति की, हर परिवार की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनको ना केवल जो गेहूं या चावल, ये जो अन्न है मिले, बल्कि जो उसकी बाकी जरूरतें भी हैं। क्योंकि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें केवल अन्न ही नहीं है, उसमें केवल चावल या गेहूं नहीं है, उसमें उसको सब्जी भी चाहिए, फल भी चाहिए, दूध भी चाहिए। और जब हम उस संतुलित आहार की बात करेंगे तो हम उसके वेजेस की बात करेंगे। देखो ना, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। जब हम वेजेस की बात करेंगे, जैसे पीछे कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और कई समाजी संस्थाओं की तरफ से भी या ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी ये मांग उठी कि 7,500 रुपए प्रति जो परिवार लोगों को दिया जाए इस दौरान में, ताकि उनकी खुराक की कमी, और जो कुपोषण को अगर हमें ठीक करना है तो सिर्फ ये अन्न सुरक्षा नहीं, क्योंकि सरकार जब बात करती है कि अन्न सुरक्षा, भी हमने उनको गेहूं दे दिया, चावल दे दिए, लेकिन बाकी चीजों की भी आवश्यकताएं पूरी जब तक नहीं होंगी, तो संतुलित आहार नहीं होगा, तो हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे। और जो कुपोषण से जो मृत्यु दर है हमारे देश में बहुत अधिक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। दूसरा जो अगली बात है कि साफ पीने का पानी, इस पे हमारे एजुटेशन चल सकते हैं। जो जो निकासी सहूलतें, इसमें हमारे एजुटेशन, जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से मांग रखी जा सकती है, ये क्षेत्रों के हिसाब से किसी क्षेत्र में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, उसके हिसाब से मांग को लिया जा सकता है। जैसे पहले एक मैंने दवाइयों की बात की, 2016 में 28 दिसंबर को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग, उसमें यह फैसला किया गया कि जो सरकारी कंपनियां हैं दवाइयां बनाने वाली, जैसे आईडीपीएल, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, या तो कर्नाटक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, इन सबको बंद कर दिया जाए और इनकी जमीन को बेच के जो वहां पर कर्मचारी हैं उनको पैसा देके उनकी छुट्टी की जाए। ये फैसला किया गया। और ये फैसले के बारे में फिर 2019 में शायद 16 फरवरी को मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया भी वो फैसला 3 साल से लगभग हुआ पड़ा, 2.5 साल से इसलिए लागू नहीं हो रहा था क्योंकि जो कर्मचारी थे उन्होंने कचहरियों में केस किए हुए थे। अब उसको फटाफट लागू किया जाए और फिर 2019 को ये फैसला किया गया। तो वैक्सीन बनाने वाली हमारी कसौली की इंडस्ट्री है, आज वैक्सीन का प्रश्न खड़ा हो रहा है ना, आज वैक्सीन का सवाल खड़ा हो रहा है, आज सस्ती दवाइयों का सवाल फिर खड़ा हो गया है। सरकारी क्षेत्र की हमारी जो कंपनियां, आईडीपीएल ने इतने हमारे देश में जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें अपना योगदान डाला है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में आईडीपीएल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि दवाइयों को बनाना एक ऐसी चीज है कि जिसमें मुनाफा बनाने वाली कंपनियों को हम नहीं दे सकते, हमें इसको बिना मुनाफे के दवाइयों को पैदा करना होगा और आम जनता को देना होगा। और हमारी इन कंपनियों ने केवल हमारे देश में नहीं, विश्व भर में, यहाँ तक कि विकसित देशों में भी हमारी दवाइयों को दिया इन्होंने। सो इसलिए जो चीप बल्क ड्रग्स, जो सस्ती दवाएं बनाने के लिए और गुणवत्तक दवाइयां बनाने के लिए जो हमारे जनतक क्षेत्र की, जो हमारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, उनको मजबूत किया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम दवाइयां सबको सही दाम पे दिया जाए। ये हमारी, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या हो, उस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना, लोगों में जाना, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन कुछ बातें हम अगर अभी से ही आंदोलन चलाएंगी पार्टियां, तो वो धीरे धीरे वो जो लोगों में बात जाती है और फिर लोग आपसे जुड़ते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त लोग बहुत इस बारे में चिंतित हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, क्योंकि कोविड के लेके सारे को यही लगता है कि कोविड हुआ और मैं पता नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये समस्या उसको है। फिर हमारी ये मांग रही है कि एक नेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ हो, जिसकी की जुडिशियल पावर्स हो, जिसमें कि सरकारें जवाबदेह हों, जो हमारी अफसरशाही है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
वो जवाबदेह हों। इसके बारे में हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अब कई प्रांतों में जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति काफी दयनीय है, इसलिए ये मांग भी उठानी पड़ेगी कि किस प्रांत में, उस हर एक प्रांत का अपना अपना अध्ययन करके कि वहां पर कितने जो हमारे ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या कितने सब सेंटर्स हैं हेल्थ के, उस सब का अध्ययन करके और उसमें कितने की कमी है, इन सब को हम कैसे विकसित करें। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो वो 24 घंटे चले और वहां पर सारी इमरजेंसी सर्विसेज हो, बाकायदा स्टाफ हो सारा। और पीछे सरकार ने ये फैसला किया, हमारी भारत सरकार ने, कि जो जिला स्तरीय अस्पताल है उनको प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो भी उनको कौड़ियों के भाव जमीन दे देंगे और उसमें आधे लोगों को मुफ्त में इलाज देंगे और आधे लोग वो होंगे जो इलाज लेना चाहेंगे उनको पहले एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एक जिस व्यक्ति को लगाया जाएगा उससे हस्ताक्षर करा के अपने केस का अप्रूवल करा के ले आना पड़ेगा, तभी उसको वहां पे मुफ्त सेवाएं मिलेगी स्वास्थ्य। अब ये सारा फ्रॉड है। कौन गरीब आदमी धक्के खाएगा, ना उसकी कोई वाकई, ना उसकी कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। सो इसके खिलाफ हमें ये बात ये जो है उठानी है हमें। ये ऐसी समस्याएं हैं जिसपे एक राजनीतिक दल पे, क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही है एक राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के, सक्रिय कार्यकर्ताओं से हो रही है, इसलिए मैंने समझा कि मैं इन बातों को आपसे अपने विचार साझा करना चाहूंगा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे, और वैसे फिर हम और पार्टियों को भी साथ लें, और पार्टियों को भी साथ लेके देखो, हम कोविड के बारे में सिर्फ सरकार पे दोष देना एक अलग विषय, वो ठीक है, वो हमें देना है जाना उसकी लेकिन उसका एक बदल भी हमें देना पड़ेगा कि हो क्या क्या करे सरकार। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपका तो काम ही बदी शोर मचाए, हम क्या, हमारा काम शोर मचाना ही। जहां हमारी सरकार है, जैसे केरला में सरकार है, वहां हमने करके दिखाया एक जो अच्छे अच्छे यानी कदम उठा के हमने कोविड को काफी हद तक रोका है। ये हम लोगों में, इस वक्त लोगों में ये बात गई है। हालांकि जो गोदी मीडिया है वो तो इन बातों को दिखाता नहीं ना, छुपाता, पर फिर भी लोगों में चर्चा है कि भी केरला ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। या जो और जरा ज्यादा चैतन्य लोग हैं उनमें ये भी है कि क्यूबा में बड़ा अच्छा रिजल्ट है कोविड के बारे में, या वियतनाम ने यानी कंट्रोल कर दिया। हालांकि ये जो विकासशील देश हैं, गरीब मुल्क हैं, इन्होंने किया। और जो भी दूसरे हमारे पड़ोसी साउथ एशियन कंट्रीज भी हैं, वो भी हमारे जैसे हमसे कई देशों में तो हमसे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में इस वक्त है वो, यानी कोविड के बारे में। हमारी सरकार तो सिर्फ पीठ थपथपाने में होशियार है, बहुत होशियार है अपनी अपनी पीठ को थपथपाने में। और जिस ढंग से ICMR को इन्होंने बदनाम करके रख दिया, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं कहूँगा इसके बारे में एक राजनीतिक दल के तौर पे हमें जरूर अपने वक्तव्य देना चाहिए, और लोगों में लामबंदी करने के लिए हमें जिन विषयों की जो मैंने अभी चर्चा की, कि दवाइयों की कीमतें, दवाइयों की कंपनियां सरकारी क्षेत्र में हो, जो कॉरपोरेट सेक्टर के अस्पताल हैं, उन पे कैसे अंकुश लगाया जाए। इस वक्त वो कितने पैसे लें, कितने टेस्ट के कितने पैसे लें, या अगर कोई मरीज दाखिल होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो कितने चार्जेस लें, और अगर वो ICU में जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, कितने, ताकि अफोर्डेबल कुछ हद तक हो। और गवर्नमेंट को यहाँ पर सब्सिडी भी देनी पड़े कुछ छोटे अस्पतालों को, तो वो भी दे, ताकि प्रॉफिटीरिंग से हम लोग बच सकें। और इस महामारी में, जो कि भयंकर महामारी है, लोग इससे जूझ रहे हैं, इससे हम निजात पा सके। मैं इतना ही अपनी बात यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आपने अभी, मैं गिरीश भावे बोल रहा हूँ। आपने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स जो है गवर्नमेंट हैंड ओवर करना चाह रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो इसके बारे में थोड़े ज्यादा डिटेल्स मिलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर लांघन किया जा सकता है लोगों को। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल हमने नेट पर सर्च किया, कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास डिटेल्स है तो बहुत अच्छा होगा अगर डिटेल मिले। गिरीश जी, कर लूंगा तो फिर विनीत आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो इन राइटिंग में डिटेल्स दूंगा इसके बारे में, जो है। इस पे मैंने तो आर्टिकल लिखे हैं, कई अखबारों में आए हैं भी आर्टिकल, और भी जो भी है इसके बारे में जानकारी मैं जरूर दूंगा। ये उसमें ये है कि ये सरकार चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोल दें, और मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर में खोलोगे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हम अटैच कर दें।
उसे हाँ अटैच जी। करके वो कई कंट्रोल में हो जाएंगे जो प्राइवेट हाँ जी। मेडिकल कॉलेज होंगे, और वहां पर इलाज की जो पद्धति होगी, मैं आपको बताया कि किसी अथॉरिटी से जाके हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे अगर आपको वहां पर मुफ्त इलाज लेना है। इस तरह उसमें बहुत कुछ जो क्लासेज हैं उसका मैं इन राइटिंग में विनीत से शेयर करूंगा, विनीत फिर आगे दे सकते मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ चैट में, प्लीज उस पे भेज दीजिए। हैं। गिरीश जी और बाकी सभी साथी वो अपना हाँ जी। ईमेल एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर अगर चैट बॉक्स में डाल देंगे, और मैं डॉक्टर मित्रा से ये अनुरोध करूंगा कि वे अपने जो संबंधित आर्टिकल्स हैं या मटेरियल है वो भी अगर हमें भेज दें तो हम इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और मैं याद दिलाऊंगा डॉक्टर अभय शुक्ला को कि बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया हुआ है आपको अपना नंबर और वो व्हाट्सएप नंबर और उनका ईमेल आईडी, तो आप उन्हें अपना प्लीज प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। इससे पहले कि मैं और सवाल लूं, सवालों का एक दौर अलग रहेगा। गिरीश भावे जी का सवाल और बाकी सवाल, अभी विनोद ने भी एक सवाल इंश्योरेंस कंपनीज के रोल को लेकर पूछा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पहले एक एक प्रेजेंटेशन का दौर पूरा कर लें। अब जो है डॉक्टर माया वालेचा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उन्होंने गुजरात में जो क्या बोलते हैं, कौन सा महान गुजरात के भव्य विकास को उन्होंने देखा है नजदीक से, और वो हमारे साथ साझा करेंगी उस विकास की तस्वीरों के साथ में कोविड-19 के दौर में जो गुजरात का हाल हुआ है उसको भी। और साथ ही जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था और जिसका जिक्र हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने किया है कि इस पेंडेमिक को इस लेवल पर क्रिएट करने के पीछे जो इस पेंडेमिक की अपनी तासीर है, जो इसकी भयावहता है, वो अपनी जगह है, लेकिन इससे मुनाफा कमाने वाले जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो वैक्सीन कंपनीज हो या फार्मा इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट्स हो जो अथॉरिटेरियन रूल लाना चाहती हैं इसकी आड़ में, उन सब लोगों ने इस पेंडेमिक के स्वरूप को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और उस सिलसिले में एक आर्टिकल जो अभी शेयर किया था डॉक्टर माया वालेचा ने, उसके साथ में रख करके वो अपनी बात अगर कहेंगी तो हम सब लोगों के लिए एक इसका अलग पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल भी देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मित्रा, एंड नाउ आई एम आस्किंग प्लीज डॉक्टर माया वालेचा टू बी विद अस प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली विनीत जी ने मेरा सिलेबस एग्जाम में आने के बाद थोड़ा चेंज कर दिया है, तो वो आर्टिकल के बारे में कल शाम को भी बोला होता तो मैं थोड़ा ज्यादा उसके बारे में, क्योंकि वो काफी टेक्निकल है, फिर भी मैं थोड़ा तो कहूंगी। मैं ये 3 महीने का हमारा सफर में से कैसे ये डिमांड नेशनलाइजेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज आया और उसका आज क्या इम्पैक्ट हमें मिल रहा है उसके बारे में बात बताऊंगी। कि एकदम लॉकडाउन होने जाने के बाद ये दोनों कंबाइन रहेगा, क्योंकि ये इतने जुड़े हुए हैं ये दो सब्जेक्ट जो आपने आर्टिकल के, कि कितना कोरोना सच्ची में भयावह है या कितना उसको ज्यादा बनाया गया है, बनाया जानबूझ के गया है कि नहीं, वो हमें अभी देखने बिना भी हमें ये पता चलेगा कि कम से कम आज की तारीख में अगर दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं उनको क्यों बिल्कुल लाइमलाइट में, कोई टीवी डिबेट्स में, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लाया जा रहा है, और सिर्फ वही जो रोज एक के बाद हमको डराने वाली चीजें हैं वही लाई जा रही है। तो वो एक अलग से है। मगर पहले मैं नेशनलाइजेशन के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि एक बात जो अभय शुक्ला जी ने भी बोली और मित्रा जी ने भी बोली, हमारा अनुभव बिल्कुल एक सामान्य ग्रुप था, क्योंकि लॉकडाउन में कहाँ किसको मिले। वैसे विनीत जी को भी मैं बहुत सालों के बाद एकदम याद किया, पहली बार भी मैंने उनको बहुत मुसीबत में थे तब याद किया था जब 2002 हुआ था गुजरात में, और अभी दूसरी बार ये भी बहुत बड़ा कांड चल रहा है इसलिए याद किया। तो हम पहले 2-4 दिन में ही काफी वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट्स ने ये डाउट खड़ा करना शुरू कर दिया था
कि जो कोरोना के बारे में पैनिक खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कुछ उनके मतलब वर्ल्ड लीना में जब बोल रही हूँ, देख लेते हैं डॉक्टर आयनिडिस ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या डॉक्टर सुचारित धाकड़ी ऑफ जर्मनी, ही वाज कॉक्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था एक जमाने में। तो ऐसे लोगों की कोई सुनी नहीं, कोई मतलब आई कैन शेयर ऑल दोज आर्टिकल्स कि जो शुरू से आना शुरू हो गए थे। तो एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते जा रहे थे कि किस तरह बड़े शहरों में, और हमारे देश का अनुभव आप देखो, कोई अगर मैं यहाँ रोज इतनी, वो मैं ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर महामारी कहो या ना कहो, मगर उसमें हेल्थ जो आज तक डॉक्टर मित्रा ने जो बोला कि नहीं है एज द मेन सब्जेक्ट, इलेक्शन में ना रहेगा कहीं पर भी हेल्थ के बारे में, और वो भी हेल्थ सिस्टम के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में नहीं है, वो आज सेंटर में आ गया है। क्योंकि हेल्थ के सिवा फॉर वट एवर रीजन टीवी पे सब जगह वो लोग वही सुन रहे हैं। तो लोगों की जो चेतना है, जागृति है, वो इतनी बढ़ गई है कि लोग सब सुनने को तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने कल जो एक फेसबुक पर अभियान किया, वो भी मैं बात करूं, तो उसमें लोगों ने बनाए हैं ये अब की बार स्वास्थ्य अधिकार। तो आप समझ रहे हैं कि लोग अपने आप ये चुनावी स्लोगन से इसको अब जोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया है। ठीक है, एक ओपन सेशन कर दिया था कि पहले। तो दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने सामने से बोला हाँ, हेल्थ और एजुकेशन दोनों में टोटल मतलब नेशनलाइजेशन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह पे लोग बहुत लूट रहे थे। और मैं थोड़ा वहां डिफर करूंगी कि इट्स नॉट ओनली द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, मगर बीच वाले स्तर के हॉस्पिटल्स में तो एक और भी हो जाता है कि उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती है। फिर भी मतलब अब कौन सा बीच वाला, वो लोग भी वही स्कैनिंग, वही बिना जरूरत की दवाइयाँ, बिना जरूरत की सर्जरी, बिना जरूरत का इन्वेस्टिगेशन, ब्लड से लेके सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी कौन से बीच वाले रह गए हैं वो मुझे नहीं पता है। बाकी गुजरात में, एटलीस्ट गुजरात में तो मैं वही देखती हूँ कि वो बीच वाले भी उतना ही लूट रहे हैं। तो लोगों की जागृति बहुत है। हमने सबसे पहले मतलब 1-1.5 महीने पहले से ये थोड़ा बात करना शुरू किया। हमारे ग्रुप ने बोला कि आप एक कुछ लिख के तैयार करो तो हम लोगों से आगे बात करें। तो वो आर्टिकल भी मैं विनीत जी को बोलूंगी कि सबसे शेयर कर ले और सबके ईमेल, तो वो एक ऐसे ही मैं सब जगह भेजा, तो किसी ने काउंटर वो व्यू है उसके ऊपर पब्लिश भी कर दिया। तो ये लोगों की मांग आ रही है, तो एक रिपीटिशन तैयार की है, तो उसको भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है चारों तरफ से। अब पैरेलली पुणे में एक ग्रुप है, अगर आप सब जानते होंगे, लोकायत करके हैं, वो लोग भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत, इतनी हमारी जैसे नहीं कि हमने तो वीडियो तक एक बना डाली है, और वो लोग अभी तैयारी कर रहे थे कि हाँ ये डिमांड के साथ आगे आना जाना चाहिए। फिर उसमें उन लोगों ने एक पहली मीटिंग बुलाई, ऐसा वेबिनार, उसमें काफी सिटीज में से, जैसे बम्बे से, जयपुर, जोधपुर से, पुणे के तो थे ही, गुजरात से मैं ही नहीं, दूसरे भी गांधीनगर और ऐसी जगह से मतलब लोगों ने ज्वाइन किया। डॉक्टर्स में भी लाइक मेरे 5 क्लासमेट आज मेरे साथ है कि हाँ ये करना चाहिए। आप ये सोचो कि कल परसों में मैंने एक यहाँ मीटिंग की जो कि मिडिल क्लास, हाँ हमारे रिलायंस के अभी यहाँ जो इंक्लूडिंग मतलब वो तो सर्विस में है इसलिए ज्यादा वो करेंगे, मगर वो तीनों डॉक्टर्स बिल्कुल अग्रीमेंट में है, पूरे प्रचार में पूरा साथ दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले मीटिंग की तो उसमें इवन हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट कुछ आए थे। आप सोचिए रिलायंस जैसी बड़ी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल या मेंटेनेंस ऐसे डिपार्टमेंट के हेड्स आके वो समझना चाहते हैं कि हाँ ये हमारी हेल्थ सिस्टम में कुछ है, और वो लोग ये वैक्सीन के बारे में, फिर हेल्थ केयर सिस्टम के नेशनलाइजेशन के बारे में समझ के तैयार हो रहे हैं। आज तक हम ये पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, उसमें 1 या 2 के सिवाय
किसी ने मतलब कोई विरोध नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए। होता क्या तो मैंने आज ऐसा सोचा कि हाँ Maya, wait a minute. There's some disturbance. तो Somebody has opened it. Yes. तो मेरा आज का मतलब मेन तैयारी ये थी कि ये तो मुझे नहीं लगता कि आज की और अभी जब लोहा गर्म है, क्योंकि कोरोना में लोगों ने इतना कुछ सहा है और सुनते भी हैं। जिसने डायरेक्टली नहीं सहा है उन्होंने सुना है कि कैसे दिल्ली में यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स ने क्या दाम रखे हैं। सरकार ने उनको बढ़ावा दिया है। गुजरात में तो क्या है पता है, समझ लो आप 50% बेड्स रिजर्व किए हैं सरकार ने कोविड के लिए। उसमें से समझ लो जितने भरे वो तो उसका रेट लेंगे, मगर जो नहीं भरे हैं उसका भी सरकार उनको कुछ तो मिनिमम देंगी ही देंगी। खाली बेड्स के भी पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को देंगी। कर्नाटका में आप देखिए सरकार मिन्नतें कर रही है। अब ये क्यों है? तो मैं जो एक आइडिया आ रहा है ना कि लोगों को पहले कि भाई सरकारी व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करो, प्राइवेट तो है ही, उनको क्या कर, मगर ये हमारी आज की व्यवस्था में हो नहीं सकता। सब पॉलिटिकल पार्टीज में खास करके बीजेपी में उनकी एक डॉक्टर्स विंग होती है और गुजरात के तो कम से कम ऑल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स छोटे बड़े सब भाजपा के मेंबर्स हैं। वो नीतियां बनाने में अपना, जैसे विमेन्स विंग होगा आपकी पार्टी में तो वो आपको बोलेंगे कि विमेन की क्या नीतियां बनाई है, उसी तरह ये डॉक्टर्स बनाते हैं। दूसरा जो अपना ओवरऑल चल रहा है फिस्कल डेफिसिट मैनेज करो, सरकार को कुछ नहीं करना है, सोशल सेक्टर में कुछ, वो तो डिबेट चलती रहती है और सरकार तो इसके कारण जब तक ये दोनों सेक्टर साथ में चलेंगे तब तक पब्लिक हेल्थ में पैसा नंबर 1 नहीं जाएगा, वो नीतिगत रूप से नहीं जाएगा। दूसरा होता है, पता नहीं और जगह होता है कि नहीं, हमारे गुजरात में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जो दवाई जाती है ना वो गोडाउन से लेके पीएचसी तक पहुंचती नहीं, वो सीधी स्टोर में चली जाती, वहां बिकती है और उसका पैसा सब बांट लेते। तो जब तक एक पैरेलल सिस्टम है, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल में से, और आपको पता है एनेस्थेसिया ट्रॉली तो कितनी बड़ी होती है, वो कोई छोटी नहीं होती है। हाँ, एनेस्थेसिया ट्रॉली पूरी की पूरी चोरी हो जाती है। एनेस्थेसिया ट्रॉली कोई भंगार में बेचने तो जाने वाली नहीं है, वो किसी डॉक्टर के ही अस्पताल में गई है। तो इतनी मतलब चोरी तक का, काफी सारी चीजें चोरियां भी होती है क्योंकि दर्जन एवेन्यू एक प्राइवेट का। तो दोनों, जैसे मैं सबको वो भी देती हूँ कि जब तक अगर रिलायंस है तो आईपीसीएल को बिकना ही, तो आईपीसीएल वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर का प्रेशर रहता है कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा मत दो, आगे मत बढ़ाओ, और वो उनका प्रेशर रहता है तो वो मांग, और लोग आज तैयार है वो भी बढ़ाओ। मतलब हमें तो इट्स नॉट पॉसिबल नंबर 1, और लोग आज पूरा प्राइवेट सेक्टर खत्म करो, हमको पूरा, और क्योंकि हमारे पास इंडिया में तो है पूरा एक ढांचा तो तैयार है, सब सेंटर से लेके उनमें फंडिंग करो। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आप टैक्स, रिच लोगों का, कॉर्पोरेट्स का टैक्स एक्चुअली आज कम कर रही है। मित्रा जी ने बोला ऐसा यहाँ भी भरूच में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मेडिकल कॉलेज आए बिना भी प्राइवेटाइज करने की बातें चलती है, तो उसका उसी टाइम 1 साल पहले विरोध किया था और रुक पाया था। तो ये तो है ही, जो वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका विरोध तो करने की जरूरत है ही, मगर आज लोहा इतना गर्म है। और मैं बता दूं कि ये मैं सिर्फ मिडिल क्लास की नहीं बात कर रही हूँ, मैंने काफी 8-10 साल झोपड़पट्टी में डिमोलिशन और वो सब में काम किया है। उनमें से काफी सारे लोग आज एमपी, यूपी, उड़ीसा वहां पहुंच गए हैं, तो उनके फोन कॉन्टेक्ट से वहां तक ये जो मेरा आर्टिकल है, पहले आर्टिकल को थोड़ा लंबा लगा, फिर वीडियो पहुंचा के पूरा हवा, तो सब यही बोल रहे कि हाँ ये होना चाहिए। दूसरा है, मैं जहाँ रहती हूँ वहां पूरा कैंटीन, सब जगह स्टाफ तो वहीं से आते हैं,
यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, तो सब में ये बांटना शुरू हो गया है। तो मतलब ये शुरू करने का सवाल नहीं, ये शुरू हो गया है। अब और कौन कौन कितना धक्का ज्यादा दे सकता है उसी का सवाल। मैं वैसे भी आशावादी पर्सन हूँ, मगर मुझे सच्ची में ये 1 महीने में इतने रिस्पांस मिले हैं, या ट्विटर पे देखो या व्हाट्सएप पे देखो या मतलब सभी क्लास के लोग, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट, उनको मैं भेजती नहीं अपनी बातें, तो बाकी सब मैं बोलती हूँ ना, कितने सारे हाई ऑफिशियल्स को भी ये रियलाइज हो रहा है कि कोरोना से पहले भी उनको, वो बोलते थे बच्चे को लेके जाओ, हाथ लगाया और 500 रुपए की नोट रखो, ये दिमाग में नहीं उतरता था। और मैं खुद कहती थी कि ऐसा कोई बड़ा तीर मारने का नहीं होता है हर पेशेंट को देखने में कि आप सीधा 500 रुपए ले लो, ठीक है। जब मैं बोलूं तो वो लोगों को और ज्यादा ठीक लगता है कि हाँ ये खुद डॉक्टर है बोल रही है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आज की तारीख में लोग तैयार हैं बहुत, हम कितने तैयार हैं उस चीज को लेके आगे जाने में। और दूसरी बात ये भी, जो ये वैक्सीन है, मैं बोलती हूँ ना, कल परसों 1.5 घंटा पूरा सिर्फ वैक्सीन पर मैं बोलती रही। मैंने सोचा था मैं आधा घंटा बोलूंगी, मगर कैसे वैक्सीन की भी एक बहुत बड़ी, हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन का अनुभव कितना खराब रहा है, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकल है और कोई भी पिला सकता है, तो पैसे खर्चने के बदले बच्चों की जान जोखिम में डाली जा सकती है इस देश में। दूसरा एचपीवी वैक्सीन, अब आप लोगों को नहीं पता होगा, मगर ये मतलब इंटरनेशनल, जो अपने आप को लेबल कर देते हैं ना आजकल स्कूल सब अपने आप को इंटरनेशनल लेबल कर देते हैं, वहां प्रचार होता है और फिर कि भाई ये वैक्सीन यंग गर्ल्स को देना बहुत जरूरी है, तो बहुत जब बूढ़े होंगे तब कोई ये वाला कैंसर नहीं होगा। अब ये टोटली आई मीन खतरनाक आइडिया ही है। सबसे पहले तो ये कुछ भी प्रूवन नहीं है और पैसे कलेक्ट किए जाते हैं डॉक्टर्स को, कुछ वैक्सीन, कुछ हार्मोन्स लिखे जाने में आज भी, मतलब वो आईसीएमआर या कोई भी कुछ भी रूल्स बनाते रहे, सबको गिफ्ट मिलती है, सबको कॉन्फ्रेंसेस में जाने के लिए मिल जाता है पैसे, वो सब चलता है, उसमें कोई भी रोकथाम नहीं है। ये सब तो बोला ही, तो मैं लोगों को मतलब हमारे पॉइंट्स लोगों को समझाने के लिए क्या है वो मैं ज्यादा कर कि इट्स नॉट जस्ट मनी ना, सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। अभी आपका शरीर भी अब गलत इंजेक्शन, गलत सर्जरी, गलत, उससे एक बार एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है तो उसको भरने के लिए बेड्स भी भरना ही है, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना ही है। तो अब तो सिर्फ पैसे का, इसलिए ये जो मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा हायर लेवल का क्लास भी अब समझ में आने लगा है कि हम पर गलत सर्जरियां, हमको गलत गलत दवाइयां, सब कुछ दिया जा रहा है। अभी सूरत में ये कोरोना थी, यहाँ के गुजराती न्यूज़पेपर्स थोड़े मतलब ऐसा बोलते हैं और मुझे भी लगता है, मैं कभी कभी इंदौर आके हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो गुजराती न्यूज़पेपर्स काफी, मतलब मोदी की जितनी उड़ाई है गुजराती न्यूज़पेपर्स में उतना मैंने, मतलब इवन सरकास्टिक या सटायर में भी गुजराती न्यूज़पेपर्स काफी रेडिकल है। तो उसमें एक न्यूज आई कि सूरत में एक दवाई, पहले तो गवर्नमेंट ने, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कोविड में हर दवाई आती है और प्रेस में आ जाता है ये बहुत जरूरी है, उसका ब्लैक मार्केटिंग, और अल्टीमेटली फिर उसका, अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमने पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी और प्राइवेट प्रैक्टिशनर से यूज करना शुरू कर दिया, और काफी सारे पेशेंट्स को उसकी मतलब गंभीर साइड इफेक्ट आई। तो अब लोगों को ये सब समझाना कि ये, मैं ये भी बोलती हूँ और मानती हूँ, मतलब काफी सारा देखा है, प्रैक्टिस है कि डॉक्टर्स को भी हाथ में खुजली रहती है, नई दवाई आई है चलो यूज करते हैं, नया ऑपरेशन की टाइप आई है चलो यूज, ये नया इन्वेस्टिगेशन आया है चलो करते हैं, ना एक वो खुजली है, वो भी काम कर, सब कुछ काम करता है, उनका नेक्सस भी होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये लोगों को अब लगा है कि ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, पैसे फिर भी कमा के, और हमने तो ये नारा दिया है, इंश्योरेंस का कोई पूछ रहे थे कि मेरा जन्म इस देश में, मेरी सिटीजनशिप वही मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो हमने हमारे कुछ नारों में से वो दिया है, फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम टू ऑल, कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, सबका ये हक रहेगा। और
मेन चीज जो समझाने में आती है कि नेशनलाइजेशन, सबको वो बैंक वाला नेशनलाइजेशन दिमाग में आता है, तो हम कहते हैं कि वो बैंक वाला नेशनलाइजेशन टॉप बॉटम था, जिसमें अधिकारियों और पॉलिटिशियंस का डेफिनेटली ज्यादा फायदा हुआ। मगर फिर भी मैं बोलती हूँ कि नहीं, एसबीआई की जो ब्रांच गांव-गांव में गई उसका लोगों को भी फायदा हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है। मगर जो नेशनलाइजेशन या सोशलाइजेशन, उसको बेटर वर्ड इसलिए हम बोलते हैं कि वो बॉटम डाउन, बॉटम अप होगा। ये लोगों के मूवमेंट में से ये हम अचीव करके रहेंगे। और उसका एक पूरा जो हमने बनाया है कि भाई हॉस्पिटल्स, तो उसके आसपास के लोगों की कमिटी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटी में डॉक्टर्स, स्टाफ के साथ वहाँ के लोगों की हर महीने पब्लिक मीटिंग रहेगी। कमिटी तो कमिटी, पब्लिक मीटिंग भी रहेगी। पब्लिक मीटिंग में सजेशंस, अरे बैंक अगर कर सकती है, आप बैंक में जाओ तो तुरंत एक एसएमएस आ जाता है, फीडबैक दो। तो हॉस्पिटल्स में क्यों हर पेशेंट का फीडबैक नहीं लिया जा रहा है? और वो तो मैं आज से, मतलब जब नहीं था ये कोई आईटी का और फीडबैक का वो, तब से मैं बोलती थी कि पेशेंट्स का फीडबैक लेना चाहिए कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए, उनका क्या अनुभव रहा। तो ये जो हम नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज कर रहे हैं, वो इट विल नॉट बी लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ, क्योंकि सबके दिमाग में वो भी आता है। ये जो क्वेश्चन हमारी ये 1-1.5 महीने की उसमें आए, उसकी मैं ज्यादा बात कर रही हूँ। और आता है कि करप्शन हो जाएगा, तो मैं बोलती हूँ कि ये आजकल आपका ये पूरा डॉक्टर्स, फार्मा, एक्सरे, स्कैनिंग, सबका जो नेक्सस लेके आपको लूट रहे हैं, वो करप्शन नहीं है। हम करप्शन दूर करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये बॉटम टू अप होगा, उसके लिए हम करेंगे। तो ये टॉपिक में एक लास्ट में जैसे सब ड्रग्स और फार्मा इंडस्ट्रीज में आ ही जाती है, तो उसके कोई भी, ये भी हमने ये जो इंग्लैंड, चाइना, वहाँ के एक्सपीरियंस से पाया है कि ड्रग या वैक्सीन, किसी का भी रिसर्च ट्रायल कुछ भी करना है तो नेशनलाइज्ड हेल्थ सर्विस इसमें वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में और अच्छी कराए। दूसरा, एक प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसमें एथिक्स भी पूरी तरह से मेंटेन किए जाते हैं। तो वो ओरल पोलियो का और दूसरा ये स्वाइन फ्लू का जो एक्सपीरियंस रहा है यूरोप में, उससे हम लोगों को कहते हैं कि ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज अगर कोरोना वैक्सीन लाएगी तो आपकी तो गई, और ये हकीकत है। यूरोप में स्वाइन फ्लू वैक्सीन हड़बड़ी में लाए और ब्रेन डैमेज, नार्कोप्लेक्सी तक हुआ है, ठीक है। उसके फिर कॉम्पेंसेशन, वहां तो कॉम्पेंसेशन लॉ है, तो 9 साल लग गए कॉम्पेंसेशन लेने में। अपने को तो कभी नहीं मिलने वाला जिन यहाँ इंडिया में, तो वो सब समझाते हैं लोगों को। तो हाँ जी, कितनी देर रही है? I think you should wind it up in another 2 minutes, please, so that we'll have some time. Okay. तो थोड़ा डिस्कशन तो करेंगे, कुछ सवाल। तो उसमें मैं वो आर्टिकल की थोड़ी सी बात कर देती हूँ कि जो ये कोरोना के नाम से डरा है, उसमें पहले दिन से काफी एक्सपर्ट्स ने तो किया है, मगर ये समझ लो पहले दिन उनको नहीं समझ में आया था। ये लेटेस्ट आर्टिकल है, उसमें स्विट्जरलैंड की बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि जो कुछ भी हमको सिखाया गया है कि ये नया वायरस है, वो गलत है। उससे पूरा वो आर्टिकल ये शेयर कर लेंगे। दूसरा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर चैनल पे आप जाओगे टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, पता नहीं ये टेस्ट किट वाले बेचने वालों ने चलाया है क्या है, मुझे नहीं मालूम, मगर वो पूरा इम्यूनोलॉजिस्ट है, वो समझा रही है कि टेस्ट जब आप करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पॉजिटिव टेस्ट आया मतलब आप में वायरस, इवन वायरस का जो डेब्रिस, आपके शरीर में इम्यूनिटी है, आपने उसको फाइट कर लिया है, वायरस के टुकड़े हो गए हैं, और वो टुकड़े भी अगर होंगे तो वो टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे। तो ये जो पूरा चल रहा है, पहले तो जस्ट पॉजिटिव टेस्ट आना, इसका मतलब आप बीमार है, वो ही गलत पूरा आइडिया चलाया जा रहा है। वो था वो सुचारित बाकरी ने पहले, अब इसने पूरा समझाया है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है तब, मतलब जब वायरस तो अंदर मर चुका है, टुकड़े हो चुके हैं, फिर भी वो पॉजिटिव आ सकता है। और दूसरा डॉक्टर मतलब जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है कि कितने लोगों में ऑलरेडी इम्यूनिटी, जो एक की पे इम्यूनिटी तो पहले, ये तो एकदम नया वायरस है, हमारे में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। मैं एक लास्ट एग्जांपल दे देती हूँ। एक
बंदा, पता नहीं दिल्ली का कि कहीं मैंने पढ़ा 2 दिन पहले, 80 साल का, उसको 4 बार टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया, मगर उस सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी थी पहले। तो हमारे में बच्चों को नहीं हो रहा है, वो इम्यूनोलॉजिस्ट वही कह रही है कि बच्चों में नहीं हो रहा है, इसका मतलब बच्चों में इम्यूनिटी है। जैसे एज बढ़ती है तो इम्यूनिटी का लेवल कम होता है। दूसरी बात है, वो भी बोलती है कि हर देश का, या दिखाता है आपके देश का क्या सोशियोलॉजिकल लेवल है, कि हमारे देश में न्यूट्रिशन लेवल, वो बाकी हाइजीन वो इतना कम है कि लोगों की इम्यूनिटी उस मतलब न्यूट्रिशन मेनली उससे कम रहती है। तो हमारे यहाँ थोड़े यंगर पेशेंट्स ज्यादा होंगे। हर कोई टीवी पे ये जो बिल्कुल डराया जा रहा है ना, उसमें साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और साइंटिस्ट जो रिनाउंड साइंटिस्ट है, जिनको अभी कोरोना से पहले बहुत कोट किया जाता था कि डॉक्टर आयोनिडिस ने बोला मतलब सच है, ऐसे इस तरह कोट किया जाता था, उनको एकदम साइडलाइन कर दिया है। तो ये 2 मुद्दे हैं, मगर लोगों को इसके साथ यही समझाना है कि भाई नेशनलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस में जब प्राइवेट इंटरेस्ट ये सब में से निकल जाएगा, तभी रियल साइंस बाहर आएगा। Thank you Maya, thank you very much. This is I think I will share with the audience the draft which you made about nationalization, and I think Abhay has further made it a more correct version. I think कि nationalization ही नहीं बल्कि socialization हो, social accountability हो health care services की। और मैं समझता हूँ कि ये जो दौर है, जो पेंडेमिक का दौर है, ये अकाउंटेबिलिटी के सबसे वीक दौर से हम गुजर रहे हैं। किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सोशल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेडिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एम्स का डायरेक्टर आकर के कहता है कि मास्क तो केवल उनको पहनना जरूरी है जिनको बीमारी हुई हो, और उसके बाद में सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाता, पनिशेबल ऑफेंस, 500 रुपए का 1000 रुपए का फाइन लगाया जाने लगता है। आप अकेले कार के अंदर बैठे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, इसकी क्या जरूरत हो सकती है भला, इसका क्या लॉजिक समझाया जा सकता है? तो आज कोई एक बात कह रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। आजकल एम्स के डायरेक्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। कभी वो रामदेव का काढ़ा टेस्ट कर लेंगे, मतलब इंदौर का नाम खासतौर से प्रसिद्ध है कि यहाँ पर बिना किसी तरह से लोगों को बताए डीन के साथ में कुछ बातचीत करके, और डीन को भी फिर मार्जिनलाइज करके कलेक्टर के साथ में बात करके उन्होंने रामदेव का काढ़ा घर घर पहुंचा दिया। तो ये कोई किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी का दौर नहीं है। ऐसे वक्त में ये एक सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत का दौर है। इट्स नॉट ओनली ए मेडिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। दैट इज व्हाई सीपीआई मध्य प्रदेश ब्रांच ने ये सोचा कि हम इस सवाल को, जो स्वास्थ्य और शिक्षा का सवाल है, जो अधिकतर सिविल सोसाइटी तक रह जाता है, उस सवाल को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए लोगों के बीच में पहुंचने का, एक राजनीतिक चेतना जागृत करने का, जैसे डॉक्टर मित्रा ने कहा, कि एक मौका हम बनाए। तो यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं, मैं इनबॉक्स में से पढ़ देता हूँ। आप तीनों लोग फिर से अपनी अपनी बात को 5-5 मिनट में या उससे कम समय में कह सकते हैं। तो मैं शुरू से, सबसे पहले सारिका श्रीवास्तव ने ये कहा है कि मुझे लगता है कि इस चीज को पब्लिक के बीच कैसे लाया जाए, जो सोशलाइजेशन वाली बात अभय कह रहे थे उस पर, कि ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है। गिरीश भावे और बाकी सब लोगों ने आपके प्रेजेंटेशन की कॉपी चाहिए है, और उसके बाद में एक सवाल जो है आपसे किया था गिरीश जी ने खुद, तो इसलिए उस सवाल का मुझे यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी नहीं लगता है। और अभय शुक्ला जी ने 2 आर्टिकल्स यहाँ साझा किए हैं हमारे साथ में, जो इस भारत में इस वक्त मेडिकल सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्या क्या सुधारों की जरूरत है और क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये कुछ बात हुई है यहाँ पर। RSID जी बात कर, हाँ आप सवाल सीधे भी पूछ सकते हैं। पहले मैं
RSID के नाम से जो साथी हैं उनको कहूंगा कि वे अपना सवाल रख लें और अपना माइक ऑन कर लें और अपना सवाल खुद रख लें। विनीत RSID ने रुश्ता बोल रही हूँ। अच्छा, रुश्दा दिल्ली से हमारे साथ में है, NFIW की साथी हैं। जी रुश्दा। विनीत, मेरे 2 सवाल हैं, अभय जी से है प्राइमरीली, बट बाकी पैनलिस्ट भी अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहला ये है कि इस दौर में, जैसे विनीत ने कहा कि हम लोग पैंडेमिक और एजुकेशन देख रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा फील्ड मिस आउट कर रहे हैं, वो है आपका हेल्थ केयर और मीडिया। जिस रेट पे इस्लामोफोबिया स्प्रेड किया है, जिस रेट पे जो क्या कहते हैं ना, स्टिग्मेटाइजेशन हुआ है ऑफ दलित्स, ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, ऑफ द माइग्रेंट्स, कि ये कैरियर्स हैं, इनको ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, दे डू नॉट डिजर्व इट, उनको एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। देयर आर वीडियोस कमिंग आउट कि लोग हॉस्पिटल के बाहर ही मर गए हैं और कोई उनको देखने वाला नहीं है। पहला पहलू तो ये है। दूसरा है, देयर इज अ particular section of the society which is getting neglected in this entire debate, which is women. Women specific problems जो हैं वो बिल्कुल ही comorbidities आ गई हैं, but women specific problems वो पूरे हेल्थ केयर डिबेट में से बाहर निकल गया है। इसके बारे में मैं सबकी राय जानना चाहूंगी। How do we incorporate this into the larger debate? Okay, thank you, Rushda. Is there anybody else? कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? सारिका? जी, मैं कुछ 2 मिनट में कह सकती हूँ, 1 मिनट में। ठीक, कहिए। मैं एक तो ये कहना चाह रही हूँ कि कोरोना एक्चुअली क्या है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, कम से कम मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, और हम सबके दिमाग जो है वो बीमार कर दिए हैं। दूसरी चीज जो मेरी बात हुई, मेरा जो दोस्त है वो और उसकी पत्नी दोनों स्वास्थ्य विभाग में ही काम करते हैं, मैं मध्य प्रदेश स्तर की बात कर रही हूँ। मेरी आज तीसरी बार उससे बात हुई और उन्होंने बताया कि उनको बाकायदे टारगेट मिलते हैं कि इतने लोगों का आपको कोरोना टेस्ट करना ही है, चाहे आप कहीं से भी पेशेंट लाएं। तो पहले जैसे उनको 50 मिल रहे थे, अभी कुछ समय पहले तक ऐसा था कि उनको 15 का टारगेट दे दिया। एक एग्जांपल बता रही हूँ, 15 का टारगेट दे दिया। आज जब मैंने उससे बात की तो बोला हमारा टारगेट फिर से बढ़ा दिया है, हमको फिर से ज्यादा टेस्ट करने हैं। तो ये सरकार अपने हिसाब से आंकड़े बदल रही है या अपने हिसाब से टेस्ट करवा रही है, और अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ, यानी जो उनके साथ में पूंजीपति या व्यवसायी जुड़े हैं, या वो किस तरह से चाह रही है पब्लिक को अलग भटकाना, ध्यान भटकाना, उस हिसाब से वो काम कर रही है। कभी कहती है, हर रोज नियम बदल रहे हैं, कभी कहते हैं मास्क लगाइए, कभी कहते नहीं लगाइए, कभी कहते कि ये एयरबोर्न है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता क्या है। दूसरी चीज, मैं आज के लॉकडाउन की बात कर रही हूँ, तो जो आज का लॉकडाउन है, अभी जैसे मैं घर से निकली हमारी दोस्त के यहाँ आने के लिए, तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं भी वो कहते हैं ना कि एक पक्षी भी पर नहीं मार रहा है। तो ये जो लॉकडाउन है, ये जो सन्नाटा है, ये कोरोना के डर से तो हरगिज नहीं है, क्योंकि यदि कोरोना के डर से होता तो रोज होता। ये जो सन्नाटा है, ये जो डर है, ये पुलिस और प्रशासन के डर से है कि मेरे यहाँ जो एक टेम्परेरी मेड आती है, आज जब मैंने उसको फोन किया कि तुम आज आओगी कि नहीं, तो बोली मैडम जी बाहर निकलूंगी तो पुलिस डंडे मारेगी। कल वो आई थी, आज वो बोल रही है कि पुलिस डंडे मारेगी। तो डर है वो पुलिस और प्रशासन का डर है। तो एक्चुअली कोरोना क्या है क्या नहीं है, और इस आड़ में जैसा कि कॉमरेड विनीत जी ने भी अभी कहा कि हमें चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर तरह का अर्थशास्त्र हमें समझना होगा, और उसके बाद ही हमें कुछ, और मूवमेंट, लोगों के बीच में जाना बहुत कठिन है, लोगों को समझाना। सब बोल रहे हैं कि हमें जाके ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, कोई भी लोग नहीं समझने को तैयार है। सब ये बोल रहे हैं कि महामारी है, इसमें मोदी जी का, प्रशासन की तो कोई गलती नहीं।
जो मैं केवल इंदौर के स्तर की बात कर रही हूँ कि यदि हम लोगों के बीच जाते हैं, बस्तियों में हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते, सब्जी वाले से बात करते हैं, फल वाले से बात करते हैं, दूध वाले से बात करते हैं, जी बस एक आधा सेकंड से भी कम, तो वो सीधे यही बोलते हैं कि इसमें मोदी जी की क्या गलती है मैडम, ये तो महामारी है। तो इस महामारी के आड़ में जो खेल हो रहा है, हमें उस पर भी और लोगों को कैसे जोड़ा जाए इस पर भी हमें सोचना जरूरी है। शुक्रिया। कोई और सवाल? अच्छा, मधुका श्रीवास्तव जी के नाम से हमारे सीपीआई मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था, तो आपका भी स्वागत है। और अंत में आप ही आभार प्रकट कर दीजिए पार्टी की ओर से वक्ताओं का। लेकिन हाँ, कोई और सवाल पूछना चाहते हो या कोई बात रखना चाहते हो संक्षेप में? मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने जो कमेंट लिखी थी कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में, उसमें शायद आपने वेनेजुएला और क्यूबा का एग्जांपल दिया है कि वहां पे किस तरह की अकाउंटेबिलिटी है। ऑब्वियसली वो आज डिस्कस नहीं हो सकता, बट इसके ऊपर अगर कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन है तो कृपया ईमेल से भेजेंगे तो बहुत फायदा होगा, बिकॉज ये भी चीज हमको बहुत फैलाने की जरूरत है। जी, थैंक यू। मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, कि भारत में डेथ रेट कम क्यों है? क्या भारत के लोगों की इम्यूनिटी के कारण डेथ रेट कम है, या भारत में बेहतर ढंग से मैनेज किया जा रहा है इसको, कोरोना पेंडेमिक को? ठीक है, मेरे ख्याल से अब हम लोग सवाल, अगर कोई और सवाल है क्या किसी का? नहीं तो हम वक्ताओं को थोड़ा सा समय अधिक मिल जाएगा ताकि वो अपनी अपनी बात रख सकें। एक सवाल मेरा भी था जी, कि ये जो मूवमेंट आप बोल रहे थे अरुण मित्रा जी, तो मेरे को लगता है कि इट शुड बी ऑल पार्टी as inclusive possible. That's all I wanted to say. Is this राहुल भाई जी? मैं सुब्रतो दास जी बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सुब्रतो दास जी। मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा सवाल। Any other question? हाँ, मेरा एक सवाल है छोटा सा। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए राहुल। आवाज आ रही? हाँ, मेरा ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, हालांकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में और देश में, ये डिसेंट्रलाइजेशन जो हेल्थ के लिए जरूरी है वो करने से क्यों हिचक रही है? ठीक है, मेरे ख्याल से अब एक सवाल और है जी। ये जो प्राइवेट इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो डेजिग्नेट किया गया है, डेडिकेट किया है, तो मरीजों से पैसे उनसे लिए जा रहे हैं, मतलब ऑन पेमेंट इलाज है। उसका नतीजा ये है कि बहुत से लोग जो पेमेंट नहीं कर सकते, उनको अगर है भी सिम्टम्स या कोरोना है भी, तो वो पैसा खर्च ना करने कारण चुपचाप रहते हैं, बताते नहीं है कि हमको, मतलब शो नहीं करते अपने आप को, बताते नहीं है। तो क्या ये पूरा गवर्नमेंट को इसकी लायबिलिटी या इसके एक्सपेंसेस बियर करना चाहिए? ये सिस्टम जो अभी बना के रखा है, और आइसोलेशन में जो लोग बाहर से आते हैं उनको होटलों में ठहरा रहे हैं, तो पर डे, मेरा भतीजा भी था, 7,000 रुपए रोज उससे लिए 14 दिन क्वारंटीन करने के। तो ये जो सिस्टम है, ये तो एक्चुअली बहुत से लोग इसके कारण सामने नहीं आते अपना इलाज कराने के लिए या क्वारंटीन होने के लिए। तो इस पे ये जो है, ये क्या उचित है क्या? इस पे रोक लगा के पूरा खर्चा सरकार को बियर करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे तीनों वक्ता इस पर अपनी बात रखेंगे, और मैं सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसके पहले कि हमारे वक्ता रिस्पॉन्ड करना शुरू करें, एक दफा अपने अपने चेहरे दिखा दें, ताकि तस्वीर, एक विनोद हमारे जो साथी हैं वो ले रहे हैं, तो वो उन्हें पूरी स्क्रीन पर तस्वीरें लोगों की दिखाई दे जाएं और हम उसे एक
रिकॉर्ड के तौर पर और न्यूज़पेपर्स में या और वेब जर्नल्स पर उसको उस तस्वीर के साथ इसकी रिपोर्ट साझा कर सकेंगे। तो क्या आप में से जो लोग हैं वो वीडियो पर अपने कैमरा ऑप्शन ऑन करके सब लोग आ सकेंगे? माइक नहीं ऑन करना, केवल कैमरा ऑप्शन। क्या हो रहा है कि दिखा यहाँ से बंद है मेरे को लगता है। हाँ नहीं, क्या कुछ लोग शुरू कर सकते हो वो कर लें। देखिए काफी लोगों ने कर लिया है और मैं समझता हूँ कि चालू है लेकिन लोड नहीं हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। विनोद, आप जो है ऊपर नीचे दोनों के हिसाब से कुछ तस्वीरें ले लीजिए प्लीज। और जी, और मैं आग्रह करता हूँ उसी सीक्वेंस में डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर मित्रा एंड डॉक्टर माया will respond to the questions which are put before them। और साथ ही हम आप सबकी तरफ से आभार भी व्यक्त करते हैं। तो डॉक्टर शुक्ला, begin दे। हाँ, तो धन्यवाद बाकी दोनों वक्ता डॉक्टर अरुण और डॉक्टर माया को और आप सभी साथियों ने जिन्होंने काफी सारे सवाल पूछे। और स्वाभाविक है कि इतने कम समय में तो बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन तब भी कुछ मुद्दों को मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा। तो एक तो जो मुद्दा अकाउंटेंट का है जो कि गिरीश जी ने उठाया और मधुकर जी ने भी उठाया, मुझे लगता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज देश में डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। बिना डेमोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और बिना अकाउंटेबिलिटी के डेमोक्रेसी भी नहीं होती। और आज हमारे देश में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, खासतौर से केंद्र सरकार के स्तर पे। तो वही चीज हेल्थ सिस्टम्स में भी प्रतिलक्ष्य होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और हेल्थ सिस्टम्स को अकाउंटेबल बनाना पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को भी, और अगर कल को प्राइवेट सेक्टर को भी अगर किसी पब्लिक अरेंजमेंट के तहत या पब्लिकली ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत लाया जाए तो उसको भी अकाउंटेबल बनाना, उसके लिए हमें कॉन्क्रीट कुछ मैकेनिज्म्स की और तरीकों की जरूरत होती है। विनीत जी ने जैसे वेनेजुएला का उदाहरण दिया, तो वेनेजुएला में कम्युनिटी काउंसिल्स रहे हैं, वहां पे बड़े स्तर पे सामान्य लोगों की भागीदारी जब रहती है तब फिर और उनके हाथ में कुछ पावर्स भी रहते हैं, तब अकाउंटेबिलिटी होती है। तो हमारे देश में भी सोशल ऑडिट, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, पंचायत की केरल जैसे राज्यों में पंचायत के हाथ में पावर्स देना, ऐसे कई उदाहरण हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी के। मुझे लगता है कि वेनेजुएला और क्यूबा के साथ साथ हमको अपने देश में भी जो ऐसे उदाहरण हैं उनको भी सामने रखना चाहिए। और जो भी हम हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसको मैं सोशलाइज्ड हेल्थ केयर कह रहा हूँ, शायद आप लोग कुछ लोग नेशनलाइज हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी है वो सिस्टम होगा उसमें बहुत ही मजबूत लोगों के हाथ में अकाउंटेबिलिटी के तरीके होंगे, हथियार होंगे, तभी वो सिस्टम ठीक से काम करेगी। नहीं तो स्टेट के हाथ में सिर्फ ज्यादा पावर्स और ज्यादा रिसोर्सेज देके वो मुद्दा हल होने वाला नहीं है। और शायद मेरी दृष्टि में सोशलाइजेशन इसी मामले में सिर्फ नेशनलाइजेशन से थोड़ा आगे बढ़ने वाला कदम। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, दिल्ली के एक साथी उन्होंने इस्लामोफोबिया और स्टिग्मा का मुद्दा उठाया जो बहुत महत्वपूर्ण है, और महिलाओं के की दृष्टि से क्या स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। काफी सारे मुद्दे हैं, पूरे देश भर में दिखाई पड़ रहा है कि जिन महिलाओं को डिलीवरी के लिए किसी अस्पताल तक पहुंचना था, वहां पे लॉकडाउन की वजह से और बाकी सेवाओं की भी कमी होने की वजह से कुछ महिलाओं की अस्पतालों के बाहर ही डिलीवरी हो गई, कुछ महिलाओं की घर पे ही डिलीवरी करनी पड़ी, वगैरह वगैरह। सो ये एक उदाहरण है, लेकिन इसी प्रकार से अबॉर्शन सर्विसेज और भी कई सारे सर्विसेज महिलाओं को विशेष रूप से मिलने में काफी दिक्कत आई है। और निश्चित रूप से उसको हमको एक केंद्र में रखना होगा जब हम कोविड के संदर्भ में और उसके आगे भी बात करेंगे। और उसी तरीके से हर प्रकार का जो स्टिग्मेटाइजेशन है, इसे हमें इसको एलिमिनेट करना है। और जब हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसमें यह निहित है कि जो सबसे मार्जिनलाइज्ड है, सबसे दुर्लक्षित जो समाज के जो भी घटक हैं, उनको हमें केंद्र स्थान में रखते हुए ही और सेवाएं देनी होगी, तभी वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर होगी। नहीं तो वो फिर सिर्फ कुछ लोगों के लिए हेल्थ केयर की सिस्टम होगी, जो हमारे लिए काफी नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक्चुअली वो आया नहीं इस पूरे डिबेट में,
और वो ये है कि लॉकडाउन को कुछ उसके विकल्प हैं क्या कोविड को कंट्रोल करने के लिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे लगता है इसके ऊपर तो समय ज्यादा लगेगा, अगर उस पर डिटेल में बात करनी होगी। सारिका जी की बात में कुछ इनडायरेक्टली आया था, शायद और भी एक दोनों के साथियों की बात में आया। और लॉकडाउन के विकल्प हैं। लॉकडाउन इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इनटू अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। और ये अप्रोच जो है, ये जिसको मैंने हाइपर सेंट्रलाइज स्टेट बोला, कि डंडा चलाना स्टेट के लिए आसान होता है, लोगों के साथ मिल करके और इंटेंसिव तरीके से एक एपिडेमिक को कंट्रोल करने की जो आउटरीच बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं जो कि केरल में अपनाई गई, वो करना मुश्किल होता है। इसलिए अधिकतर सरकारें वो डंडा चलाने में पुलिस के हाथ में और कलेक्टर के हाथ में अधिकार देके लॉकडाउन करने में उनकी ज्यादा रुचि दिखाई पड़ रही है। जबकि केरल में जिस तरीके से किया गया, जहां पर कि आउटरीच बेस्ड टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, होम क्वारंटीन, इसके माध्यम से एक बिना लॉकडाउन पे ज्यादा एम्फेसिस किए हुए एपिडेमिक को कंट्रोल करने का जो तरीका है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वायर में मेरा एक 2 पार्ट्स में आर्टिकल है, मैं उसका लिंक अभी आपको भेज देता हूँ। उसके सेकंड पार्ट में हमने महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो सकता है, इज देयर अ डिफरेंट वे टू कंट्रोल द एपिडेमिक विदाउट रिजॉर्टिंग टू लार्ज स्केल कंटिन्यूड लॉकडाउन, इस विषय पे मैंने थोड़ा सा लिखा है। तो मुझे लगता है वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है, लेकिन तब भी उसको हमें अपने बाकी मुद्दों के साथ में लेना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम्स की बात ऑलरेडी आ चुकी है, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। पब्लिक को साथ कैसे लिया जाए, मैं एंड में इसी बात पे सिर्फ थोड़ा रखूंगा कि ये दरअसल जो माया जी की बात से भी आया कि आज लोग बड़े संख्या में लोगों की आंखें खुल रही हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। ऐसे लोग जो कि अभी तक ठीक है, मतलब चलो मिल रहा है, कुछ तो जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, कुछ तो हो रहा है, ये वो लोग भी आज देख रहे हैं कि अरे प्राइवेट अस्पतालों में तो हालत बहुत खराब है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हमने इतना कभी ध्यान नहीं दिया, तो वहां भी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं सबको। तो कुछ बुनियादी करने की जरूरत है, कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है। ये समझ आज देश के बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रही है, और ये मौका है कि हम एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करें, तैयारी नहीं करें बल्कि उसकी शुरुआत करें। और मुझे लगता है कि सीपीआई भी उसमें निश्चित रूप से ऑलरेडी सोच रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन और भी जो थोड़े प्रगतिशील पार्टियां हैं, गठ हैं, लोग हैं, हमें लोगों तक पहुंचना होगा कुछ मैसेजेस लेके, बहुत सीधे सादे और जो लोगों को तुरंत समझ में आ सके, ऐसे कुछ मैसेजेस लेके हमें लोगों तक, जन जन तक पहुंचना होगा। और आज की कोविड की परिस्थिति में भी उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उस परिस्थिति में भी उनके साथ, उनके कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना होगा। ये अगर हम करते हैं तो आने वाले 6 महीने में या मैक्सिमम साल भर में हमें बहुत बड़ा आंदोलन, जब कोविड की परिस्थिति थोड़ी कम होगी, उसके साथ साथ में समाज में ये आंदोलन खड़ा कर सकते हैं लोगों तक हमें। और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ब्रीफली रखा कि आज लोगों को पब्लिक हॉस्पिटलों में फ्री कोविड केयर मिलनी चाहिए, जो डेजिग्नेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां भी फ्री कोविड केयर मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं मिल रही है। तो ये मुद्दा उठाना बिल्कुल एक हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। उसी तरीके से जो बाकी भी एंटाइटलमेंट्स लोगों के हैं, जैसे मैंने बात रखी कि एनएचआरसी ने हाल में कमेटी बनाई है कि कोविड की परिस्थिति में लोगों के ह्यूमन राइट्स का क्या वायलेशन हो रहा है, इसको उठाने के लिए भी आप जरूर, आप में से जिनकी रुचि हो, आप इसमें जो है मुद्दे दे सकते हैं, कंप्लेंट्स दे सकते हैं, उसको हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे एनएचआरसी के माध्यम से। तो विजिबिलिटी देना लोगों के मुद्दों को, उनको लोगों तक राइट्स बेस्ड एक फ्रेमवर्क में लोगों तक मुद्दे पहुंचाना कि स्वास्थ्य हमारा सबका एक बुनियादी अधिकार है, कोविड के दौरान भी, कोविड के बाद भी। तब हम ये होगा कि जब कोविड की परिस्थिति थोड़ी कम होगी तो इस देश में स्वास्थ्य सेवा ये बुनियादी अधिकार होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, राइट टू हेल्थ केयर, चाहे हम उसे सोशलाइज्ड हेल्थ केयर कहें या नेशनलाइज्ड हेल्थ केयर कहें, इसका नारा ले करके मुझे लगता है बड़े स्तर पे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, और इसी की तरफ हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स डॉक्टर अभय, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आज की उसमें हम सब लोगों को पता चली कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक ऐसी कोई कमेटी है जहां पर कि इस तरह की चीजें रखी जा सकती हैं। हालांकि वो कितनी कारआमद है उस कमेटी की अनुशंसाओं की
क्या वो है, फिर भी उस एक इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आज वरवर राव की क्या हालत हो रही है, और उनको ऐसी सब सिचुएशन के अंदर उनके ह्यूमन राइट्स, उनके सिटीजन्स राइट्स सब खत्म किए गए हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को 188 लगा करके कहीं कहीं 1000 मील दूर या 500 किलोमीटर दूर की जेलों में भेज दिया गया, और उनको कोविड संक्रमित भी करने में कामयाब हुए, ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बता करके। बहरहाल हमारे नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर अरुण मित्रा, he has also come across many such cases in which he defended the rights of common people, not only the health rights but also the political rights. Dr. Mitra, over to you. तो जो ये सवाल उठा इस्लामोफोबिया और जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, ये तो इस सरकार की एक तयशुदा नीति है, तो वो उसके मुताबिक वो चल रही हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन जैसे आए तो थोड़ा सा नजदीक से बोलिए डॉक्टर साहब। कि जो तबलीगी लोग हैं ये लेके आए हैं यहाँ पे जी, और फिर कुछ देर के बाद जो इधर नंदेड़ साहब में सिख यात्रियों के थ्रू आ गया यहाँ पे, तो मैंने कहा भी आप पहले कह रहे थे तबलीगी मुसलमान लेके आए और अब सिख लेके आए, तो मतलब अकेले हिंदू ही रह गए जो नहीं लेके आए। तो फिर वो चुप कर गए, नहीं ये ऐसा नहीं है, उनको जरा समझा आर्गू करना पड़ता है आपको कि सरकार की तो तयशुदा नीति है, उसका तो हमें काउंटर करना ही पड़ेगा, किस फोरम पे कैसे करना है वो अलग है। अगला है कि हाउ टू कनेक्ट दिस इशू टू द इनटू लार्जर डिबेट, ये सवाल एक आया, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको एजुकेशन लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे डॉक्टर माया ने कहा कि जो डर है वो दूर करना बड़ा जरूरी है। डर मतलब कि कोरोना से इतना डरने की इस वायरस से नहीं है जरूरी, क्योंकि डेथ रेट इज वेरी लो हमारे देश में तो कम से कम, लेकिन एक भी व्यक्ति बचाना इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्यों मरे, जो भी प्रिवेंटेबल डेथ है उसको हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में जो स्कूल गोइंग हैं 13-14 साल के, खासतौर पर जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा डर है। मैं अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, वो बहुत डरे हुए बच्चे, और उनको फिर एक को समझाना पड़ता है। एक तो आए पेशेंट तो मुझे कहने लगी कि मैं आपकी बात समझती तो हूँ, पर मेरा ख्याल है मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। यहाँ तक भी लोगों में डर है, और उसके लिए मास लेवल पे एजुकेशन बड़ी जरूरी है, जिसमें कि डॉक्टर जो कि पॉजिटिव थिंकिंग डॉक्टर्स है, जैसे हमारा मोहल्ला जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमने जो डॉक्टर्स हैं हमारे के साथ डॉक्टर रहते हैं, उन सब की हमने वीडियो क्लिप्स बना के जो मोहल्ले का ग्रुप है उसमें डाल, अलग अलग, उसमें एक साइकेट्रिस्ट भी है, एक मैं हूँ, ऐसे अलग अलग है। तो फिर हमने एक ये भी कोशिश की कि लोगों की एक मीटिंग की जाए, वो मीटिंग में फिर किसी ने डिसुएड कर दिया, नहीं जी मीटिंग करोगे किसी को इन्फेक्शन हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मीटिंग के बारे में बाद में कर लेंगे, पहले एक वीडियो मीटिंग के जरिए ही हमने फिर वीडियो क्लिप्स बना के कि ये क्या है, इससे डरो क्यों ना, लेकिन सावधान रहो, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, ये आया है तो चला जाएगा, ये कोई वायरस रहने वाला नहीं है। ये लोगों को समझाने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा हेल्थ केयर को डिसेंट्रलाइजेशन करना, ये सरकार तो हर चीज को सेंट्रलाइज कर रही है, तो हेल्थ को क्यों ना करेगी। ये तो हमें समझना ही चाहिए कि हेल्थ केयर डिसेंट्रलाइज नहीं करनी, टोटल सेंट्रलाइज करें। ये हर चीज को एक ही एक इमेज क्रिएट किया जा रहा, महामानव का, महामानव जो बन रहा है, अब उसने दाढ़ी बनानी शुरू कर दी है, उस महामानव का इमेज क्रिएट करके और उसके हाथ में सारी जो ताकत देके, ये डॉक्टर साहब थोड़ा और तेज बोले, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। ये सत्ता पे बैठना चाहते हैं, महामानव का इधर रूप बना के मोदी का, और उसको सारा सेंट्रल पावर उसको, ये तो उनकी तयशुदा नीति है इसके बारे में। इसलिए हमें इसको तो पॉलिटिकल लेवल पे काउंटर करना पड़ेगा, सोशल लेवल पे भी काउंटर करना पड़ेगा। डेथ रेट हमारा क्यों लो है, मैं इसका तो कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा क्यों लो है। हमारी हेल्थ केयर सिस्टम बेटर है ऐसा तो नहीं है, शायद कोई इम्यूनिटी, इनहेरेंट इम्यूनिटी है हमारे यहाँ, या जो हमारे वैक्सीनेशन हुई है, ये तो अलग अलग थियरीज हैं। इसके बारे में मेरे पास तो खैर कोई इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये शायद आने वाले समय में जैसे टाइम बीतेगा कुछ पता लगेगा, और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि, और मैं
तो बहुत खुश हूँ कि सीपीआई मध्य प्रदेश ने इनिशिएटिव ये लिया, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पे पॉलिटिक्स या वेजेस की बात करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन उनके भी एजेंडा में नहीं है, वो इस वक्त एजेंडा में लाया जा रहा है। मैं सोचता बहुत ही अच्छी बात है, और दूसरे स्टेट्स भी, सीपीआई के भी और दूसरी पार्टियों के भी इससे शायद कुछ सबक लेंगे, और हमें जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ये एक आंदोलन के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं आंदोलन, जैसे माया जी ने कहा कि अब की बार स्वास्थ्य का अधिकार, ये नारा बहुत अच्छा है। अगर हम इसको आगे ले जा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरुण, डॉक्टर अरुण, थैंक यू वेरी मच। आपसे before I ask Maya to respond to the questions, and I hope that Maya would be having some answer to Arvind Srivastav, Comrade Arvind Srivastav's question of less death rate in India. What is the reason behind that? I hope so. But I would also like to say, इस वक्त पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए ये भी नजरिए का फर्क है। नजरिए का फर्क ये है कि आपने कहा कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, इसलिए आप जिनसे इंटरेक्ट कर रही हैं उसमें आपको लग रहा है कि लोग तैयार। एंड एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आई फील कि केवल नजरिए के बिना पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स खड़े नहीं हो सकते। आपको एक कॉन्क्रीट यथार्थ का एक थोड़ा कॉन्क्रीट तजुर्बा होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। हम लोग ये सोच रहे थे जब जो लेबरर्स दूसरे शहरों से निकल करके अपने अपने गांव गए, तब हमारा ये सोचना था कि ये वापस नहीं लौटेंगे। इनके साथ में इतनी बदतमीजी, इतनी ज्यादा इनह्यूमन लेवल पर इनके साथ में ट्रीटमेंट किया है सरकार ने और कैपिटलिस्ट्स ने कि ये इनकार कर देंगे लौटने से, और ये सरकार अपने खुद के कर्मों से गिर जाएगी, अपने ताप में जल जाएगी। लेकिन हमने देखा कि सिस्टम ने अपने आप को अपहोल्ड कर लिया, अभी तो कर लिया है, अब कब तक कर पाता है ये बात अलग है। तो इसलिए मिलिटेंसी ऑफ द लेबर क्लास, वर्किंग क्लास जो है, उसमें कुछ फर्क आया है, जिसको शायद हमें समझने की जरूरत है बिफोर टेकिंग अप बिगर रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव, आई वुड से। तो वो इनिशिएटिव अगर हमें उठाना है तो उसका एक थोड़ा सा इस पर भी आप रोशनी डालें कि देश भर के भीतर जो हमारा वर्किंग क्लास पुअर, कॉमन पुअर है, उस सेक्शन का रिस्पॉन्स क्या है। वो वापस अपमान झेल करके इसी तरह की जिंदगी में वापस अपनी जगह ढूंढने के लिए तैयार हो गया है, या फिर वो इस सिस्टम को बदल डालने के लिए तैयार हो सकता है। Sorry, I took long time to ask this question, but it is the focal question for me. Thank you. अच्छा, मैं मतलब वही क्वेश्चन को पहले ले लूं और आगे वाले के बाद, कि जब लेबरर्स बोल भी रहे थे ना, उसमें उनमें से भी काफी बोल रहे थे कि देखते हैं परिस्थिति क्या है, होती है। एटलीस्ट हम तो उसी दिन से मानते थे कि मजबूरी उनको वापस लाने ही वाली है। गांव से गए ही इसलिए थे कि वहां उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, तो वो वापस आने ही वाले हैं, वो हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे। तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं आएंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था पहले ही दिन से। वो एक बात, ठीक है। और दूसरी, ये लोगों के बीच में कैसे जाया जाए, तो मतलब आप अगर देखो, ये अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है ना, उसने काफी हेल्प की है। नहीं तो हम कहाँ मिलने वाले थे, यही सोच लो। तो पहले ही दिन से हमने सबसे ज्यादा पहले व्हाट्सएप का यूज करके ये जो राइटअप तैयार किया, उसका पहले चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। उनमें से जो लोग इकट्ठे हुए, उनमें से मैंने बताया ना, जैसे आप नहीं मानोगे, फेसबुक पर किसी ने ये देखा और अच्छा रिस्पांस लेके, और पता चले तो फिर मैसेंजर से फोन, तो एक बंदा उड़ीसा में है, कोई दिल्ली में है, कोई यूपी तक में है, और शायद आजम खान को तो पहचानते होंगे विनीत जी, और जहां चाहे वहां डाल दिया। तो किसी ने पब्लिश भी कर दिया एक साइट पर। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत
लंबी चौड़ी जगह पे पहुंचाने का एक बड़ा अच्छा मौका दिया है। दूसरी बात बताऊं कि ये जो आर्टिकल है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी तो ट्रांसलेशन हो ही गया है, मगर बाय चांस मैं ऐसी जगह को हूँ कि जहाँ दूसरे दूसरे स्टेट से नौकरी करने वाले लोग हैं, तो तेलुगु, तमिल, सब लोग तेलुगु में वीडियो भी जो मैंने हिंदी में बनाई है उसकी वीडियो भी तेलुगु में लगभग तैयार हो गई है, तो वो लोग अपने स्टेट में भेज रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि कैसे पहुंचा जाए, ये सवाल अभी मुझे नहीं क्यों लग रहा है, आप ऐसा मत नहीं सोचो, मैं कोई बहुत बड़ी देशभक्ति पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, वो अलग बात है, मगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है, तो इस तरह जा रहा है। बाय चांस में ये पुणे के ग्रुप इन टर्न वर कुछ बंगाल के ग्रुप से, अब मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा का फोन नंबर मैंने उनकी वेबसाइट से लेके मेरा आर्टिकल भेजा और वो लोग ट्विटर कैंपेन में ज्वाइन हो गए। मतलब कोई पहचान नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, ऐसे लोग सिर्फ इससे और आपकी कहने की बात कितनी इफेक्टिव है उससे ज्वाइन, और लोगों की भी तैयारी है, आपकी खुद की क्या मैं बोलूं, लोग अभी तैयार है। तो हमने जो ट्विटर कैंपेन किया उसमें 200 से, आप ये जो बोला कि अच्छे मैसेजेस तैयार करना, जैसे मैंने बोला ये लोगों ने तैयार किए हैं कि अब की बार स्वास्थ्य का अधिकार, तो ऐसे हमारे वो भी मैं सब अभी है ही व्हाट्सएप पर, मैं विनीत जी को भेज दे सकती हूँ कि लोगों के दिमाग में सीधे उतर जाए। ऐसे 200 तो हमने मैसेजेस, पोस्टर सब तैयार किया। कल हमने मेरा फेसबुक पेज आप देख लेना, उसके ऊपर कितना डाला है, उसमें लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया है, तो उसमें भी कितने सारे नए पोस्टर्स वो सब बन गया। तो मतलब लोगों के पास पहुंचने के लिए आज की तारीख, और कब उसको फील्ड में ले दिया जाए, वो तो ये जो लॉकडाउन पुलिस राज कब खत्म, मतलब हम हर 15 दिन में एक मीटिंग करते हैं। ये जो ग्रुप अभी बने हैं, पहले सिर्फ व्हाट्सएप से पहचान हुई या उससे, हर 15 दिन में ऐसा वेबिनार करके एक मीटिंग करते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं। तो देखो, एक ट्विटर कैंपेन हो गया, एक फेसबुक कैंपेन हो गया, अभी नेक्स्ट मास ईमेल्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड व्हाटएवर कंसर्न डिपार्टमेंट में मास ईमेल डालने का प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में है। ठीक है, उसमें ज्यादा कर तो ये जो मैंने पिटीशन बनाई है उसमें से लेकर किसी को कुछ और ऐड करना है तो सबके लिए रखा है कि भाई ये ऐड करके एक पूरी मास ईमेल का प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में है। तो हर 15 दिन में जो मीटिंग होती है उसमें हम डिसाइड करते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं। एक कैंपेन करो तो उसमें और लोग जुड़ जाते हैं, कुछ नहीं ट्विटर पे कुछ डालते हैं तो कोई जवाब देता है, उसको फिर और बातें करके वो खुद बोलता है कि अच्छा नेट पे मैं फैलाऊंगा या मैं फैलाऊंगी। तो माया, कम टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट प्लीज। ओके। अच्छा, डेथ का मैं बता दूं कि देखिए केस रे, मुझे मीटिंग छोड़नी होगी, मैं एक और वेबिनार में हूँ 4 बजे से, प्लीज। आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच कॉमरेड। केस रेट और डेथ रेट, ये पूरा हमारे देश में वैसे अनएम्प्लॉयमेंट के भी कोई डेटा ठीक आते नहीं थे, मगर कोरोना में तो देखो यूएसए में भी वो कहा जाता है कि वहाँ डेथ ज्यादा बताने के लिए, कोरोना से हो रहा है उस तरह बताने के लिए सीडीसी ने खास वो दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, कि भाई आप 13,000 अगर ऐसे ही बोलोगे, अगर $39,000 आपको अगर कोविड डेथ स्टैम्प करोगे तो मिल जाएंगे। फिर टेस्ट इनकन्क्लूज है नहीं किया है, मगर आपको लगता है कि ये मैं यूएस की बात कर रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि यहाँ भी जो डेथ हो रहे हैं वो भी किसी से मरा, किससे मरा, पोस्टमार्टम करना कोई इतना वो नहीं है रिस्की, मगर नहीं कर रहे हैं और सबको कोविड डेथ लेबल किए जा रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है वो भी ज्यादा है। तो सवाल ये नहीं है कि इतने कम क्यों हो रहे हैं, वो तो हमारे पॉलिटिशियंस दिखाना चाहते हैं कि इतने कम क्यों है। आप गांव में सबको पूछो कि ये इतने एक्सोडस हुआ, 25-27 लाख लेबरर्स गए, उसमें कितने मरे। हमने देखा पहले दिन से कोई लॉकडाउन प्रैक्टिकली इस देश में, मैं आज भी हमारे भरूच में कोई ना मास्क चलता है ना कुछ भी चलता है, कोई मर भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये जो जितने दिखा रहे हैं ना वो तो जबरदस्ती दिखा रहे हैं वो। तो ये एक बात थी मेरे कहने की। और
दूसरी एक बात बता दो लास्ट कि स्टेटमेंट ऑफ जो हमारे पब्लिक हेल्थ के एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वाले, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि राइट ऑन द डे 1 उन्होंने ना बोला था लॉकडाउन, मगर उनके स्टेटमेंट में है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। तो जो सिम्युलेशन, एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने सिम्युलेशन करके बताया था कि क्या करना चाहिए। अब आप सबको पता है कि नहीं, वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है बिल गेट्स एंड मेलिंडा का जो फाउंडेशन है, उसने इवेंट 201 किया था और उसमें वो एडवाइसेस दी थी कि ऐसे लॉकडाउन करना है, ऐसे ये करना है। वो गवर्नमेंट कर रही है और एक्सपर्ट्स का नहीं मान रही है। एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन मिलके इस देश में इतनी हिम्मत करता है कहने की, तो हमें थोड़ा समझना होगा कि कोरोना को बढ़ा चढ़ाने में कुछ तो है, हमको वो भी नहीं समझ लो कॉन्स्पिरेसी, कुछ में नहीं जाना है। अभी दो चीज, कोरोना इतना नहीं है वो हम लोगों को समझा पाए, और दूसरा, और वो धीरे होगा, नेशनलाइजेशन जल्दी समझा सकेंगे। नेशनलाइजेशन की बात में फिर कोरोना का डर निकाल सकते हैं, वो मेरा अनुभव ये रहा है 1.5 महीने। ओके माया, थैंक यू वेरी मच। लास्ट एक बात, ये जो ऑल पार्टी की बात हुई थी ना, मैं बोलती हूँ ऑल पार्टी तो क्या, एनीबडी, एवरीबडी, ऑर्गेनाइजेशंस, लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कुछ भी, एनीबडी एंड एवरीबडी इज नीडेड इन दिस एफर्ट। True, very true. All our audience is also leaving us one by one, and all of you are busy. तो मैं अनुरोध करूंगा कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव से कि वो आज हमारे इन वक्ताओं को धन्यवाद दें और जो लोग हमारे साथ बने रहे उन्हें भी धन्यवाद दें, प्लीज। थैंक यू कॉमरेड विनीत, और थैंक्स टू कॉमरेड आपको भाई, क्योंकि यू आर द रियल हीरो। आपने ऑर्गेनाइज किया, हमारा तो नाम है। नहीं। तो डॉक्टर अभय शुक्ला जी को, डॉक्टर अरुण मित्रा जो शायद छोड़ के चले गए दूसरे वेबिनार में, और डॉक्टर माया, तीनों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और बहुत ही यूजफुल डिस्कशन रहा, और ये हम लोगों को एनलाइटन करने के लिए बहुत से जो हमारे मन में जो सवाल रहते हैं उनको भी आपने उनका जवाब दिया, और कुछ नए सजेशन और कुछ नए रास्ते बतलाए। और निश्चित रूप से हम लोग सोचते हैं कि इस पे एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और ये वेबिनार इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो हमारे श्रोता भी जो जुड़े उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे आगे काम करने की बात हमको करना चाहिए, सोचना चाहिए। सिर्फ यहाँ आज सुन के चले जाएं, यहाँ तक नहीं सीमित रहें। जैसा हमारे डॉक्टर माया बागरेचा ने भी बोला कि सबको जोड़ने की जरूरत है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इसको सिर्फ एक लिमिटेड एक पॉलिटिकल सर्किल तक नहीं, बल्कि एक वाइडर इसका वो बने, बेस बने, और इसमें जन स्वास्थ्य से सवाल, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक जुडिशियल सिस्टम जैसे आज हमारे यहाँ सड़ गया है, उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की भी वही स्थिति। लोग जुडिशियरी से भी सफर कर रहे हैं, एक्टिविस्ट लोग और तमाम लोग जो लोग लड़ रहे हैं लोगों के लिए, उनको निशाना बना रहे हैं। जुडिशियरी बैठी हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी बहुत बुरी हालत है, और लोग सफर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो गरीब लोग हैं। अब अमिताभ बच्चन तो नानावती में भर्ती हो गए क्योंकि पैसा है, मगर जो जिनके पास पैसा नहीं है वो किस तरह सफर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, और बहुत अच्छे समय पे अच्छे सवाल पे आज वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। इसलिए मैं आपको विनीत तिवारी जी को फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा, और सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी साथियों को। जब मैं भी इस हीरो के पीछे, आपने एक बात कही तो मैं आपको केवल ये चाहता हूँ कि इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए मुझे राहुल भाई जी ने, जो हमारी पार्टी के साथी है, मध्य प्रदेश पार्टी के, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि ऐसा एक करना है, जिससे कि मैं समझता हूँ उनका, वो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासतौर से अभय शुक्ला का इसलिए
कि उन्होंने इस टर्म में एक सोशलाइजेशन की जो बात की, वो बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें नेशनलाइजेशन से आगे सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। और माया का इसलिए फिर से एक बार और शुक्रिया, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में आपने बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को भले अंत में लाया, लेकिन लाई जरूर। और क्योंकि असल में इस पेंडेमिक से ज्यादा बड़ा पेंडेमिक उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ है, जिसकी हमें लड़ाई लड़नी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फिर मिलेंगे और ज्यादा लोगों को जोड़ें। और मध्य प्रदेश की पार्टी के साथियों से ये अपेक्षा है कि अपने अपने संपर्क के डॉक्टर्स को भी इसके साथ जोड़ करके डॉक्टर्स की एक विंग या डॉक्टर्स की एक आईडीपीडी की विंग मध्य प्रदेश चैप्टर शुरू करने की कोशिश करें, तो हम ज्यादा इफेक्टिव तरह से काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।